हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज हमारा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 6 है और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बॉन्ड पैरामीटर्स की। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन कम से कम हर साल पूछा जाता है, ये तय है। एक से ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पर एक क्वेश्चन तो मिनिमम यहाँ से पूछा जाएगा ही सही इस लेक्चर से। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बिल्कुल आसानी से अपन इस लेक्चर में बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा। नीट के 37 साल के पीवाई क्यू आपको दूंगा, एनसीईआरटी बेस्ड कई क्वेश्चंस आपको दूंगा और उनको जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत यहाँ पर मजा आ जाएगा और यहाँ से 4 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स आपके नीट 2025 में फिक्स हो जाएंगे। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स की, जो एनसीईआरटी का 4.3 वाला टॉपिक है। तो यहाँ पर तुमको 5 बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ने। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर, यस सर। फिर पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल, यस सर। फिर पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ, यस सर। फिर देखेंगे अपन बॉन्ड इंथैल्पी, यस सर। और लास्ट में अपन देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बॉन्ड पैरामीटर्स हमको आज के लेक्चर में पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं बॉन्ड ऑर्डर से। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया सर बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो सर बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? तो बॉन्ड ऑर्डर को तुम ऐसे समझ सकते हो कि नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है H2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा सर? 1 होगा, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड है सर। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं O2 की, तो तुमको पता है सर ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर O2 जो मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होने वाला है सर? 2 होने वाला है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में 2 बॉन्ड तुमको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड हैं, उतना ही तुम्हारा क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं सर N2 की, यस सर, तो यहाँ पर मेरे को पता है सर 2 N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, मैंने पिछले लेक्चर्स में देख लिया। तो यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है भाई कि जो N2 होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। कितना सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? नहीं सर। ठीक है, तो ये जो पहली लाइन है, ये जो पहली लाइन मैंने लिखी हुई है, क्या आपको समझ में आ गई कि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड है? अगर एक बॉन्ड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर भी 1 होगा, अगर 2 बॉन्ड होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर भी कितना होगा? 2 हो जाएगा, और 3 बॉन्ड अगर होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से सबको समझ में आ जानी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर कुछ जुगाड़ देखते हैं कि जब हमारे पास नीट में बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमको खेलना कैसे है। तो हमको यहाँ पर खेलना आना चाहिए। तो खेलना सीखते हैं कि कैसे अपन बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन में खेलेंगे। तो ध्यान से देखो, आपको पता है कि कोई अगर न्यूट्रल एलिमेंट है, कोई न्यूट्रल एटम है, तो उसमें जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो ही क्या होते हैं सर? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि ये सर ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, तो तुमको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो तुमको पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं सर? 8 ही तो होंगे। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि कोई अगर न्यूट्रल एलिमेंट है या न्यूट्रल एटम है ना, तो उसमें जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके पास क्या होते हैं सर? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आपको पता है, मैं आपको पीरियोडिक टेबल भी पढ़ा चुका हूं, उसमें मैंने आपको 25 बार बताया हुआ है, और इस चैप्टर में भी केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देख, खेल खेलना सीखो। यहां पर मैंने लिखा सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस सर। ठीक है, तो देख नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 1 होगा, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 1 हुआ ना, 1 हुआ ना, तो वहां पर तेरा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 0.5। तेरे को बोल देना कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 3 होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0.5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 4 हुए तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 हुए तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0.5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हुए तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 हुए तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0.5। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 8 हुए तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0। तो ये तुमको ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, और बॉन्ड ऑर्डर को तुम कैसे याद कर सकते हो? 0.5 1 0.5 0 0.5 1 0.5 0, यही तो है सर 0.5
0.51 0.50 0.51 0.50। बात क्लियर है? कितना आसान है। जैसे मैं तुमको बोलूं कि सर ये तुम्हारे पास ऑक्सीजन का एक एटम है, तुमको पता है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे सर, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब सर ये वाला खेल आ रहा है, तो 8 इलेक्ट्रॉन में कितना बॉन्ड ऑर्डर तू बोलेगा सर? कितना बॉन्ड ऑर्डर बोलेगा सर? 0 बोलेगा। तो यहाँ पर तेरा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा सर? बॉन्ड ऑर्डर तेरा आ जाएगा 0। मुश्किल है क्या सर? मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, जैसे मैं तुमको बोलूं कि ये रहा हीलियम, ये रहा हीलियम। तुमको पता है हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2 होंगे। यस सर। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब ये वाला खेल चलेगा। मतलब सर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मैंने लिख दिया सर हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। कोई दिक्कत है इसमें? कोई फॉर्मूला लगाना है क्या? नहीं सर। कोई बहुत भयंकर कंसेप्ट लग रहा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल थर्ड क्लास लेवल का है। यस सर, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। तो आज के बाद बॉन्ड ऑर्डर का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम फंसने वाले नहीं है। बिना पेन लगाए हुए हम बता देंगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर तुम्हारे पास आ गया क्वेश्चन H2, H2, ठीक है, तो तुमको पता है H2 मतलब 2 H है। ठीक है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका भी कितना होगा? 1 होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे H2 में? H2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 + 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यस सर। तो H2 के पास मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये वाला सीन चल रहा है, ये वाला। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है सर? 1 होता है। तो मैं बोल दूंगा H2 का बॉन्ड ऑर्डर, H2 का बॉन्ड ऑर्डर सर 1 होगा। बिल्कुल आसान है। ठीक है, यहां पर अगर मैं आपको एग्जांपल कराऊं एक और, अगर मैं कराऊं आपको He2, हीलियम 2, ठीक है, तो तुमको पता है कि एक हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर 2 हीलियम है, तो 2 हीलियम मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उस पर? 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब ये वाला सीन हो गया। ठीक है, ये वाला सीन हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा सर? 0 आएगा। तो हीलियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 0 आता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। अब जैसे एक एग्जांपल आया तुम्हारे सामने, H2 प्लस, H2 प्लस, H2 मतलब सर कितने इलेक्ट्रॉन? सर 2 इलेक्ट्रॉन। पर ऊपर लिखा हुआ है +1, तो तेरे को क्या करना पड़ता है? -1 करना पड़ता है। ये आपको आता है, इलेक्ट्रॉन निकालने आपको आते हैं, मैंने आपको बता रखे हैं ऑलरेडी यार। ठीक है, तो यहाँ पर He2 प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 - 1 मतलब 1, और 1 इलेक्ट्रॉन मतलब ये वाला सीन चल रहा है। ठीक है, मतलब सर बॉन्ड ऑर्डर 0.5, मतलब H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आने वाला है सर? 0.5 आने वाला है। तो तुम आसानी से, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालने आते हैं, जो कि हमने पीरियोडिक टेबल में भी बहुत बार अच्छे से सीख लिया, और केमिकल बॉन्डिंग के भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन निकालने सिखाए थे। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना आता है, आपको पता लग गया कि सर इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो आपको पता लग जाएगा आंख बंद करके कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आने वाला है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो ये था, अगर तुम्हारे पास 8 तक क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। ये खेल तब तक चल रहा है, ये खेल तक कब तक चल रहा है? ये खेल तब तक चलेगा जब तक तुम्हारे पास 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन तक। ठीक है, पर अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो, अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो, जैसे मैं बात करूं अगर O2 की, तो तुमको पता है एक ऑक्सीजन के एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो यहाँ पर तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये तो सिर्फ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन तक का था। तो यहाँ पर अब तुम फंस गए कि अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, तो अब अगर तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो तुमको वहां पर कैसे खेलना है? देखो, अगर तुम्हारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है ना, अगर तुम्हारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। बस तुमको इतना ध्यान रखना है, अगर 14 इलेक्ट्रॉन है ना तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, 14 अगर इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं N2 की, ठीक है, एक नाइट्रोजन एटम का, उसमें इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। तो यहाँ पर N2 है, मतलब 2 नाइट्रोजन के एटम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर? 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 14 मतलब सर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन हुए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा सर? 3 होगा। जैसे कि मैं बात करूं N2 की, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, मैंने बोल दिया, जोर से बोल दिया कि सर N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होने वाला है? 3 होने वाला है। अब ध्यान से देखो, अब तुमको क्या करना है। अब जैसे अपन इधर की तरफ बढ़े या फिर मैं लेफ्ट की तरफ बढ़ूं, तो यहां पर ना 0.5 से घटेगा।
0.5 से बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे को पता है सर कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर सर 3 होता है, तो अगर 15 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा सर 2.5 हो जाएगा। 0.5 से मैंने घटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 15 में 2.5 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 हुए तो वापस 2.5 घटा दे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 हुए तो वापस 0.5 से कम कर दे तो ये हो जाएगा 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अगर तेरे पास इलेक्ट्रॉन होंगे 18 तो वापस 0.5 कम कर दे तो तेरे पास आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। बस तेरे को इतना ध्यान रखना है यार कि अगर 14 नंबर के इलेक्ट्रॉन होंगे ना तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है। तो चाहे मैं राइट साइड चलूं या फिर मैं लेफ्ट साइड चलूं तो 0.5 से घटता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 है, ठीक है, तो तुमको 0.5 कम करना पड़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन 12 है तो वापस 0.5 कम कर दे तो आंसर आ जाएगा 2.5 से 0.5 कम करने पर कितना आएगा 2 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो बात क्लियर है, बस इतना ध्यान रखना है सर कि 14 अगर टोटल नंबर के इलेक्ट्रॉन हुए तो वहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 3 आता है। तो चाहे मैं राइट साइड चलूं चाहे मैं लेफ्ट साइड चलूं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा या एक इलेक्ट्रॉन घटेगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 15 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन घट गया तो 13 हो गया। तो चाहे मैं राइट साइड चलूं लेफ्ट साइड चलूं 0.5 से हमको बॉन्ड ऑर्डर को कम करना है, 0.5 से हमको बॉन्ड ऑर्डर को कम करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, ठीक है। तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है सर 3 होता है। यहां पर मैंने लिख दिया कि मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा सर 3 होगा। तो ये कब होगा जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे सर 14 हो जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3। तो मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ रही होगी और बिल्कुल बेसिक अपन पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नीट के पीवाईक्यू करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। आपके जेईई मेंस के क्वेश्चन भी बिना पेन लगाए हुए यहाँ पर सॉल्व होने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देख, अब यहाँ पर तेरे को एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये कंसेप्ट ऐसा है कि यहाँ से इतने पीवाईक्यू आ रखे हैं तुम सोच नहीं सकते, जेईई मेंस में भी इतने पीवाईक्यू आ रखे हैं कि तुम सोच नहीं सकते। ये बात ध्यान रखना। बॉन्ड ऑर्डर निकाला मैंने तेरे को बता दिया। अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए ना भाई, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए ना तो वो ना एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब जिनका बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ रहा है मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने Be2, तो चेक करते हैं अपन। तो Be2, Be मतलब बरेलियम है ना, बरेलियम। तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बरेलियम, ठीक है, 4। एक बरेलियम का एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4 होंगे। पर यहाँ पर Be2 लिखा हुआ है मतलब बरेलियम के 2 एटम है ना, तो 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो Be2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर 8 इलेक्ट्रॉन है। और 8 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, चलो चेक करते हैं। सर 8 इलेक्ट्रॉन अगर होए तो बॉन्ड ऑर्डर तो 0 आता है। ओ भाई 0 बॉन्ड ऑर्डर मतलब ये बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब सर Be2 एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 0 आ रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 0 आ रहा है। बात क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, He2 मतलब हीलियम मॉलिक्यूल। तो ये लिखा मैंने He2, ठीक है। एक हीलियम का इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक हीलियम में 2 होते हैं। तो यहाँ पर 2 हीलियम है यानी हीलियम का मॉलिक्यूल है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिए। तो चेक करते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है। तो यहाँ पर ध्यान से देख, ये रहा 4 इलेक्ट्रॉन। सर 4 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर तो 0 आ रहा है, मतलब ये सर अपना एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि आपने बताया था सर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करने वाला, वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करने वाला, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन, H2 खोपड़ी में -2, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया H2 खोपड़ी में -2, ठीक है। और एक हाइड्रोजन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 होते हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 होंगे। पर यहाँ पर -2 लिखा हुआ था तो मेरे को +2 करना पड़ा। यस सर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर H2 -2 में कितने हो गए सर, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और चेक करते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन में सीन क्या बैठ रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन में सर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। मतलब मुझे पता लग गया कि H2 -2 भी एग्जिस्ट करने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है सर 0 आ रहा है। तो ये भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये कंसेप्ट मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आज के बाद बॉन्ड ऑर्डर तुमको दिख गया कि इसका बॉन्ड ऑर्डर सर 0 आ रहा है, जोर से बोल देना कि वो वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर ये जो तीनों एग्जांपल है ये तुम्हारे एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर तुमने देख लिया 0 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं
जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो एग्जिस्ट नहीं करते। नीट में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, बस तुमको ये चेक करना है कि किसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन अब। एक और कंसेप्ट यहां पर है, अगर तुम्हारा जो बॉन्ड ऑर्डर है ना वो पॉइंट में आ जाए, जैसे सर 1.5, जैसे सर 2.5, जैसे सर 0.5, अगर पॉइंट में बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है ना, अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉइंट में आ रहा है ना, तो जोर से बोल देना कि वो तुम्हारा पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा सर? पैरामैग्नेटिक। मतलब सर मुझे बात पता लग गई कि पॉइंट में बॉन्ड ऑर्डर आएगा पैरामैग्नेटिक बोल दूंगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा तो एग्जिस्ट नहीं होगा। यस सर, ठीक है। तो यहां पर मैंने बोल दिया कि अगर बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा पॉइंट में आ गया तो वो तुम्हारा क्या होने वाला है सर? पैरामैग्नेटिक होने वाला है। क्या होने वाला है सर? पैरामैग्नेटिक होने वाला है। सर पैरामैग्नेटिक क्या होता है मुझे पता ही नहीं है, तो जब तुम डी और एफ ब्लॉक पढ़ोगे वहां पर तुम अच्छे से समझ जाओगे कि पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, बस तुम इतना ध्यान रखना फिलहाल यहाँ केमिकल बॉन्डिंग में कि अगर बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा पॉइंट में आ गया तो वो बंदा क्या है सर? पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, जैसे अपन एग्जांपल देखें O2 माइनस, ठीक है, O2 माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? O2 में होंगे 16 इलेक्ट्रॉन और -1 लिखा हुआ था तो तेरे को करना पड़ेगा +1, तो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है सर, 14 इलेक्ट्रॉन होते थे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आता था, तो 15 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा आएगा 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा सर 2, और 17 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा सर 1.5। सर बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ रहा है O2 माइनस का। ठीक है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर तो पॉइंट में आ रहा है, मतलब मुझे पता लग गया कि O2 माइनस तुम्हारा पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा पॉइंट में आ रहा है, मतलब डेसिमल में आ रहा है। बात क्लियर है? आज के बाद तुमको पता लग गया, आज के बाद बात पता लग गई सर कि बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा तो वो बंदा एग्जिस्ट नहीं करता, बॉन्ड ऑर्डर पॉइंट में आ गया तो वो बंदा पैरामैग्नेटिक है। जैसे O2 माइनस मैंने आपको बताया ये सर पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगर N2 की, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर 14 इलेक्ट्रॉन है। सर 14 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3 आ गया। क्या ये बॉन्ड ऑर्डर पॉइंट में है? क्या ये पॉइंट में है? क्या नहीं सर ये पॉइंट में नहीं है। तो क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा? नहीं सर ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। तो मैं बोल दूं क्या कि N2 अपना डायामैग्नेटिक है, N2 अपना डायामैग्नेटिक है। एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायामैग्नेटिक। अगर पॉइंट में बॉन्ड ऑर्डर आ जाए, अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉइंट में आ जाए तो बोल देना पैरामैग्नेटिक है, और बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉइंट में ना आए, ठीक है, होल नंबर आए, तो बोल देना ये तुम्हारा डायामैग्नेटिक है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, पर यहां पर तुम्हारे ना 3 एक्सेप्शन आते हैं, यहां पर तुम्हारे 3 एक्सेप्शन आते हैं। एक आता है अपना B2, एक आता है अपना O2 और एक आता है अपना H2। ये 3 एक्सेप्शन ध्यान रखना, ये 3 एक्सेप्शन ध्यान रखना। अब देखो क्या है सीन, यहां पर मैंने लिखा सर B2, ठीक है, मतलब बोरोन का मॉलिक्यूल है। यस सर, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। यस सर, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। यस सर, अब 10 इलेक्ट्रॉन में अपन चेक करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है। ठीक है, हमको पता है सर 14 में कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर? 3 होता है। तो अगर 13 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2.5 होगा। अगर 12 इलेक्ट्रॉन होते तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता? 2 हो जाता। अगर 11 इलेक्ट्रॉन होते तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता? 1.5 होता। अगर 10 इलेक्ट्रॉन होते तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता सर? 1 हो जाता। ठीक है, मतलब सर B2 का बॉन्ड ऑर्डर तो कितना आ रहा है सर? 1 आ रहा है। तो 1 क्या तुम्हारा डेसिमल में? क्या इसमें तुमको पॉइंट दिख रहा है? सर इसमें पॉइंट नहीं दिख रहा, मतलब जो तुम्हारा B2 है वो क्या है सर? पैरामैग्नेटिक है। वो क्या है सर? पैरामैग्नेटिक है। सॉरी वो क्या है? डायामैग्नेटिक है, क्योंकि जब पॉइंट में आता था ना तब अपना क्या होता था? पैरामैग्नेटिक होता था। तो यहाँ पर तुम्हारा पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा, मतलब ये तुम्हारा क्या सर? डायामैग्नेटिक है। ठीक है, पर यहाँ पर ये डायामैग्नेटिक नहीं होता। B2 होना तो क्या चाहिए था सर? डायामैग्नेटिक होना चाहिए था, क्योंकि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो 1 आ रहा है। इसमें कोई पॉइंट दिख रहा है क्या? नहीं सर इसमें कोई डेसिमल नहीं दिख रहा, मतलब ये होना तो डायामैग्नेटिक चाहिए था। पर ये एक्सेप्शनली क्या हो जाता है? ये हो जाता है तुम्हारा पैरामैग्नेटिक। ये क्या हो जाता है? पैरामैग्नेटिक हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली तुम्हारा O2 के लिए चेक करना और H2 के लिए भी तुम चेक करोगे ना, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर जो आएगा बॉन्ड ऑर्डर का वो पॉइंट में नहीं आएगा, मतलब ये तुम्हारे डायामैग्नेटिक होने चाहिए थे, पर होते ये तीनों के आंसर, ये तीनों होते हैं अपने पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रखना है, ये तुम्हारे एक्सेप्शन है। B2, O2 एंड H2 ये होने चाहिए थे डायमैग्नेटिक पर हो जाते हैं पैरामैग्नेटिक। ये तीनों क्या होते हैं सर? पैरामैग्नेटिक।
मैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं ये? पैरामैग्नेटिक होते हैं। और होने क्या चाहिए थे? डायामैग्नेटिक होने चाहिए थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल कराऊं O2 का, ठीक है, ये लिखा मैंने O2। सर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? सर 16 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब 14 इलेक्ट्रॉन होते थे, बॉन्ड ऑर्डर कितना आता था सर? 3 आता था। तो 15 इलेक्ट्रॉन में कितना आएंगे सर? 2.5 आएगा। तो सर 14 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा सर? 2 आएगा। सर 2 में क्या डेसिमल दिख रहा है? सर 2 में तो डेसिमल नहीं है, ये तो होल नंबर है। मतलब ये यहाँ पर डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, पर ये होता क्या सर? पैरामैग्नेटिक होता है। वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी। B2 O2 और H2 जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बताना होगा, तो एक बार ध्यान दे लेना कि ये तुम्हारा एक्सेप्शन है सर, ये तुम्हारा एक्सेप्शन है। गलती से जल्दीबाजी में डायमैग्नेटिक मत लिख देना, जल्दी से डायमैग्नेटिक मत लिख देना जल्दीबाजी में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं तुमने ये बात को समझ लिया होगा। तो तुम आज के बाद जानते हो कि बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉइंट में आएगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉइंट में नहीं आएगा यानी होल नंबर आएगा तो डायमैग्नेटिक होगा। B2 O2 H2 इनका बॉन्ड ऑर्डर सर पॉइंट में नहीं आता, ये डायमैग्नेटिक होने चाहिए थे, पर ये तीनों क्या होते हैं सर? पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। सर बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ जाए तो वो बंदा एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको फिलहाल अभी तक बताई थी, और मैं उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे ताकि अपना बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और तुम्हारा जो नीट में क्वेश्चन आएगा बॉन्ड ऑर्डर से ना, तो वो इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा जो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। कोई इसके बाहर एक बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से अतिरिक्त तुम्हारे नीट में पूछा जाए। सारा जितना भी पॉसिबिलिटी है ना बॉन्ड ऑर्डर से, सारा मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। इतने सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराऊंगा, लगभग 30 से 40 एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराऊंगा। तुम्हारा हाथ साफ हो जाएगा। तुम जैसे तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन देखोगे, बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर बिना पेन लगाए हुए वहां पर टिक मार के आ जाओगे। आगे बढ़ते हैं अपन। यहां पर मैंने लिखा फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहले आया O2। तो एक बार मैं क्या करता हूं ना, यहां पर मैं लिख लेता हूं कि 14 अगर इलेक्ट्रॉन हुए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है सर? 3 होता है। अगर इलेक्ट्रॉन 15 हुए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2.5 होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन अगर 13 हुए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2.5 होगा। इलेक्ट्रॉन अगर 16 हुए या फिर 12 हुए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर 17 हुए या फिर 11 हुए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। यहाँ पर लिख दिया मैंने 1.5। अगर इलेक्ट्रॉन 18 हुए या फिर 10 हुए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया 1, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये तुमको याद नहीं रखना, बस तुमको इतना ध्यान रखना है कि 14 अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 3 आता है, जो कि मैक्सिमम है। तो चाहे तुम फिर राइट साइड चलो या फिर लेफ्ट साइड चलो, तो 0.5 से तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। बस इतना ध्यान रखना कि 14 अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा सर? 3 आएगा, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अब यहां पर देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं इनका। पहला क्वेश्चन आया सर O2। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर? 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। सर 16 इलेक्ट्रॉन मतलब ये वाला सीन हो गया, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन मतलब मामला सेट है सर कि 16 अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है सर? 2 आता है। देखिए कि मैंने बता दिया, यहां पर मैंने लिख दिया सर बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2। कितना दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर 2 है, मतलब पैरामैग्नेटिक बोलूं या डायमैग्नेटिक बोलूं? सर बॉन्ड ऑर्डर अगर 2 है तो क्या बोलूंगा? डायमैग्नेटिक बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा पॉइंट में नहीं आ रहा। ये लिख दिया मैंने डायमैग्नेटिक, ये लिख दिया मैंने डायमैग्नेटिक। और जैसे ही तूने डायमैग्नेटिक लिखा वहां पर तेरे को मिल गए -5 मार्क्स, क्योंकि भाई अभी मैंने तेरे को थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि B2 O2 और H2 क्या होते हैं सर? एक्सेप्शन होते हैं। तो जल्दीबाजी में तुम O2 का बॉन्ड ऑर्डर जैसे ही तूने 2 निकाला तो वहां पर उसको डायमैग्नेटिक मत लिख देना, वो क्या होता है सर? पैरामैग्नेटिक होता है। ये एक्सेप्शन है अपना, ठीक है। तो ये अपना क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। तो यहाँ पर जो O2 होता है ना, वो क्या होता है? अपना पैरामैग्नेटिक होता है। बात क्लियर है? तो ये मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं अपन। अब आया अपना O2 प्लस, ठीक है। O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन सर? 16 इलेक्ट्रॉन। ऊपर +1 लिखा हुआ है खोपड़ी में, तो -1 करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर? 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर 15 इलेक्ट्रॉन हुए मतलब ये वाला मामला चलेगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया सर? 2.5 आ गया। और 2.5 यानी पॉइंट में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो पैरामैग्नेटिक तो होगा ही सही। बिल्कुल आसान है यार, कोई इसमें रॉकेट साइंस है? कोई मैं इसमें तगड़ा लॉजिक लगा रहा हूँ क्या? नहीं सर, बिल्कुल थर्ड क्लास की चीज चल रही है। अपना थर्ड क्लास के किसी बच्चे को अगर यहाँ पर
बैठा के जबरदस्ती ये पढ़ाया जाए ना, तो वो भी यहाँ पर आराम से आधे घंटे में ये सब सीख जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल हर साल आपका नीट में पूछा जाता है। आप पीवाईक्यू उठा के देख लेना, और मैं आपको बहुत सारे पीवाईक्यू कराता भी हूँ, बहुत सारे नहीं, सारे 37 ईयर के सारे जितने भी पीवाईक्यू है मैं सारे कराने वाला हूँ, सारे आपको कराता भी हूँ। वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। हर साल यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है कि आना है तो आना ही है। ये एक ऐसा टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर वाला, जहां से हर साल क्वेश्चन आता ही है, एक क्वेश्चन मिनिमम आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आपके एक ही एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन O2 माइनस की। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? O2 के पास कितने होते हैं? 16 होते हैं। खोपड़ी में -1 लिखा हुआ है तो +1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर? 17 हो गए। तो 17 में देखते हैं कौन सा मामला सेट हो रहा है सर। 1.5 हो गया सर, बॉन्ड ऑर्डर आ गया तेरा 1.5। तो सर पॉइंट में आ रहा है तो मैंने बोल दिया पैरा मैग्नेटिक है। बात क्लियर? कोई दिक्कत है? नहीं सर। आगे बात करते हैं O2-2। ठीक है, O2 के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन। खोपड़ी में -2 था तो +2 करना पड़ेगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो गए? 16 + 2 मतलब 18। तो 18 पे देखते हैं सर, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है। 18 पे तेरा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 1 आ रहा है, इसमें कोई पॉइंट नहीं दिख रहा, मतलब ये अपना क्या होगा सर? डाया मैग्नेटिक होगा। ये अपना क्या होगा? डाया मैग्नेटिक होगा। आगे बात करते हैं अपन N2 की। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन सर? 16 नहीं सॉरी 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है सर? 3 आता है। तो ये क्या हो गया? अपना डाया मैग्नेटिक होगा। आसान है। आगे बात करते हैं N2+। तो N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन, खोपड़ी में +1 लिखा हुआ है, मतलब -1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर? 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा तेरा? 2.5 आ जाएगा। और मैंने यहाँ पर पॉइंट देखा, मैंने बोल दिया कि ये अपना पैरा मैग्नेटिक होगा, ये अपना पैरा मैग्नेटिक होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन अब N2-। ठीक है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा सर? बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। तो ये भी क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर में तेरे को पॉइंट दिख रहा है। बॉन्ड ऑर्डर में तेरे को पॉइंट दिख रहा है, बॉन्ड ऑर्डर तेरा डेसिमल में आ रहा है, तो तूने बोल दिया पैरामैग्नेटिक। आगे बात करते हैं N2-2। N2 के पास इलेक्ट्रॉन 14, -2 लिखा था तो +2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तेरे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर? 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2 आएगा। और 2 में कोई पॉइंट दिख रहा है क्या? नहीं सर, कोई पॉइंट नहीं दिख रहा, ये तो होल नंबर है। तो मैंने बोल दिया कि ये क्या होगा सर? अपना डाया मैग्नेटिक होगा। बिल्कुल आसान है। आगे बात करते हैं NO पॉजिटिव। NO पॉजिटिव, तो देख NO पॉजिटिव। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन सर? 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन सर? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनको अगर तू प्लस करेगा तो कितना हो जाएगा? 8 और 7 सर 15 हो गया। और यहाँ पर लिखा हुआ सर +1, तो -1 करना पड़ेगा। तो तेरा पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 14 इलेक्ट्रॉन है। मतलब सर NO पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर मैंने लिख दिया 14। और 14 पे तेरे को पता है बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 3 आता है। और बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 आ गया, यानी डेसिमल में नहीं आया, तूने बोल दिया कि ये क्या क्या होगा? डाया मैग्नेटिक होगा। बिल्कुल आसान है ना। आगे बात करते हैं NO की। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7 + 8। 7 + 8 कितने हो गए? 15 हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा सर? 2.5 होगा। और 2.5 में तेरे को डेसिमल दिख गया, पॉइंट दिख गया, तूने बोल दिया कि ये तेरा क्या होगा सर? पैरा मैग्नेटिक होगा। बिल्कुल आसान है। आगे बात करते हैं NO- की। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर? 7 + 8 + 1। तो ये कितना हो गया सर? 16 हो गया। और 16 में तेरा बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? देख, 16 अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर तेरा 2 आएगा। ठीक है, तो 2 में तेरा कोई पॉइंट दिख रहा है क्या? कोई पॉइंट ही नहीं है, मतलब ये तेरा क्या होगा सर? डाया मैग्नेटिक होगा। आगे बात करते हैं NO2-। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर? 7 + 8 + 2। -2 खोपड़ी में लिखा था तो +2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा सर? बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको डेसिमल दिख गया, यानी पॉइंट दिख गया, मैंने बोल दिया कि ये अपना पैरा मैग्नेटिक होगा। आगे बात करते हैं अपन B2 की। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा सर? 1 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देख, जब इलेक्ट्रॉन 10 होते थे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता था सर? 1 आता था। तो यहाँ पर तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 में क्या तुम्हारा कोई डेसिमल तुमको दिख रहा है क्या? कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ, मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? सर ये अपना डायमैग्नेटिक होगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया डायमैग्नेटिक। पर जैसे ही तूने डायमैग्नेटिक लिखा, तूने -5 मार्क्स गेन कर लिए। तो ये क्योंकि तेरे को मैंने बताया था ये क्या होता है? एक्सेप्शन होता है बेटू। ये देख,
होता तो क्या है सर, ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, पर हो क्या जाता है, ये होता है पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये होता क्या है सर, पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन B2+ की। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन सर, 9 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन सर, 9 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर तेरा बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा सर, 0.5 आएगा। कितना आएगा सर, 0.5। जब 10 इलेक्ट्रॉन होते थे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता था सर, 1 आता था। तो अगर 9 इलेक्ट्रॉन है तो 0.5 से तेरे को कम करना है, तो कितना हो जाएगा सर, 1 माइनस 0.5, तो 0.5 ही तो आएगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 0.5 हो गया। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर तेरा पॉइंट में आ रहा है, तूने बोल दिया कि ये तेरा क्या होगा सर, पैरा मैग्नेटिक होगा। आगे बात करते हैं C2 की। सर इलेक्ट्रॉन कितने, 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, देखते हैं अपन। अगर 12 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आता है 2। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया बॉन्ड ऑर्डर 2। ठीक है, तो यहाँ पर कोई तुमको पॉइंट दिख रहा है क्या, कोई डेसिमल दिख रहा है क्या, नहीं सर। तो यहाँ पर ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा सर, ये अपना डायमैग्नेटिक होगा। आगे बात करते हैं अपन C2-2 की। तो यहाँ पर तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर, 12 + 2, तो कितने हो गए सर, 14 हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा सर, सर 3 होगा। तो यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं दिख रहा, पॉइंट नहीं दिख रहा, यानी ये क्या अपना डायमैग्नेटिक है। वही बात करते हैं अपन Li2 की। ठीक है, लिथियम एंड लिथियम। तो एक लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3, तो इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 और 3 कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो लिथियम का मॉलिक्यूल है Li2, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और 6 में तेरा बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, ध्यान से देख, ये मैंने तेरे को बताया था, 6 में तेरा बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। 6 में तेरा बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। ये रहा अपना 6, बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1। तो 1 में कोई पॉइंट नहीं दिख रहा, तो ये तेरा क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें अपन H2- की, तो यहां पर तेरे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 + 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, देख 3 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 0.5 आता है। कितना आता है सर, 0.5 आता है। तो 0.5 आया, यानी यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है ना, तो मैंने बोल दिया कि ये तेरा क्या होगा सर, पैरा मैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पर मैंने तेरे को कितने सारे एग्जांपल प्रैक्टिस करा दिए। अब तेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर तेरे को इलेक्ट्रॉन निकालने आते हैं ना, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर तो बिना पेन लगाए हुए आंख बंद करके बता सकता है कि इसके पास इतना बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है। बाकी हमेशा ध्यान रखना, B2O2 और H2 एक्सेप्शन होते हैं। ये यहाँ पर आ तो मेरा डायमैग्नेटिक रहा था, पर होते क्या है, ये होते हैं अपने पैरामैग्नेटिक। तो ध्यान रखना, कहीं तुम्हारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो तुम्हारा B2O2 और H2 तो नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। अब तूने क्या करना है, कॉमन सेंस लगा भाई, एक कॉमन सेंस लगा। देख हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं सर, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर रहे हैं कि सर अगर 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, 15 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। मतलब पूरा खेल किसका है सर, इलेक्ट्रॉन निकालने का है। तो कॉमन सेंस की बात कर यार, कि अगर दो बंदे हैं तेरे पास, दोनों के पास अगर इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है, दोनों के पास अगर सेम इलेक्ट्रॉन है, तो कॉमन सेंस की बात है यार, अगर दोनों के पास इलेक्ट्रॉन सेम है। जैसे मैं बात करूं कि देख NO+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 14 इलेक्ट्रॉन है। और N2 के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 14 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन सेम हो गए ना, तो देख बॉन्ड ऑर्डर भी तो सेम आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर भी तो सेम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरा खेल किसका चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का चल रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे, जैसे कि N2 और NO पॉजिटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे, आज के बाद तूने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देख लिए, तूने बोल दिया कि इन सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम आने वाला है, इन सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम आने वाला है। वही बात एनसीईआरटी बोलती है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ गया। पर ध्यान रखना कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं ना, उनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, वो सेम नहीं होती। क्या होती है, वो अलग अलग होती है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की सेम नहीं होती। क्या सेम होता है, बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, क्योंकि जो तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर है वो तुम्हारा किस पे डिपेंडेंट है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन ही सेम हो जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होना तो लाजमी है। तो अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि जब अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं ना, तो खेल चलाते हैं। वो खेल चलाना मैंने आपको सिखा दिया, आपको मैंने जुगाड़ बता दिया कि कैसे आप बिना देखे हुए, बिना पेन लगाए हुए एक एक सेकंड में यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर का आंसर बताने वाले हो। साथ ही साथ अपन पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक भी बता देते हैं।
ठीक है। तो जो खेल अभी तक अपन चला रहे थे, जितने अपन ने अभी तक एग्जाम्पल प्रैक्टिस किए, एक बात गौर करो, यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम 20 तक है। 20 से ज्यादा कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जिसमें 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हों, ठीक है। तो ये जो खेल अभी तक अपन चला रहे थे, जो अपन खेल चलाना सीख रहे थे, जो खेल चला रहे थे, बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस हमने किए, वो खेल तब तक ही चलेगा जब तक मैक्सिमम तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 20 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 20 इलेक्ट्रॉन या फिर 20 से कम इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो अपन वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी तक अपन खेल चला रहे थे और बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे थे एक एक सेकंड में बिना पेन लगाए हुए, ठीक है। पर जिस दिन तुम्हारा 20 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ जाए ना, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल आ जाए जिसमें 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर वो खेल आपका नहीं चलेगा, ठीक है। वहां पर वो खेल आपका नहीं चलेगा। उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पर एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारा जो नीट है ना, उसमें 95% चांसेस है कि क्वेश्चन तुम्हारा कहां से आता है, कि जिसके पास 20 से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसके पास 20 से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी तुम्हारा खेल चल जाता है नीट के एग्जाम में, ठीक है। पर कभी कभी मतलब चांसेस है, 5% चांसेस ये भी है कि 20 से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हमको आना चाहिए कि कैसे अपन इनमें ना बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने ले रखे हैं कार्बोनेट आयन, ठीक है। तो कार्बोनेट आयन में पूछ देगा तुमसे कि यहाँ पर तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। अब तुम अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। देखो कार्बन का कितना होगा 6, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो 3 ऑक्सीजन है, 8 + 8 + 8 -2 लिखा हुआ खोपड़ी में, तो +2 करना पड़ेगा। इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो यहाँ पर तुम फंस गए। अब कैसे अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालें सर, हमको नहीं आता, हम यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करने वाले, हम बिना सॉल्व करे घर आ गए। पर ऐसा नहीं करना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर 20 से ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में, तो वहां पर अपने को कैसे खेलना है, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से मैं आपको सिखाता हूं। ये बात आपको ऑलरेडी पता होगी कि एक होता है अपना सिंगल बॉन्ड, एक होता है अपना डबल बॉन्ड और एक होता है अपना ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है। सिंगल बॉन्ड में 0 पाई, डबल बॉन्ड में 1 पाई और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको पूरी पढ़ा दी, उसमें भी बहुत बार मैंने आपको ये बात बता रखी है। ये बात आपको ऑलरेडी पता होगी, और नहीं पता होगी तो आपको अब पता चल गई होगी, ठीक है। तो ये मैं किनारे कर देता हूँ। अब आते हैं अपन इन एग्जाम्पल्स के तरफ जिनके पास इलेक्ट्रॉन 20 से ज्यादा हैं। सबसे पहले अपन एग्जांपल लेते हैं सर कार्बोनेट आयन का। ये लिया मैंने कार्बोनेट आयन, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है ना, हमको यहाँ पर क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है इनका। क्या बनाना है सर, स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाना हमको आता है, हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लिया, हमको लोन पेयर निकालना आता है, हमको स्ट्रक्चर बनाना आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं, ठीक है। तो देख कार्बन है तो 4 प्लस ऑक्सीजन है साइड एटम, तो यहाँ पर 0 ही लिखना पड़ेगा। खोपड़ी में -2 लिखा हुआ था तो +2 लिखना पड़ेगा। 2 से डिवाइड किया मैंने, यस सर। तो आंसर कितना आ गया 6/2, मतलब कितना आ गया, गोलू नंबर कितना आ गया 3 आ गया। और 3 अगर गोलू नंबर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है सर, sp2 होता है, यस सर। लोन पेयर निकालता हूं सर। लोन पेयर कैसे निकालते हैं, गोलू नंबर माइनस साइड एटम। गोलू नंबर तुम्हारा 3 है, साइड एटम भी तुम्हारे पास 3 है, ठीक है। तो 3 - 3, तो लोन पेयर कितने हो गए सर, 0 हो गए। तो यहाँ पर जो तुम्हारा सेंट्रल एटम है कार्बन, उसके पास लोन पेयर कितने हैं सर, 0 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, शेप बनाते हैं इसका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और 0 लोन पेयर, यानी यहाँ पर जो शेप बनने वाला है, क्या बनने वाला है, ट्राइगोनल प्लानर बनने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। बीच में मैं क्या लिख रहा हूँ, कार्बन को लिख रहा हूँ, क्योंकि कार्बन तुम्हारा सेंट्रल एटम है, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है सर, 3 ऑक्सीजन है, साइड एटम तो 3 ऑक्सीजन मैंने लगा दिए। ऊपर खोपड़ी में -2 है, तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, तो -1 यहाँ लिख दिया मैंने, -1 यहाँ लिख दिया। और जिनकी खोपड़ी में -1 लिख देते हैं वहां पर वो सिंगल बॉन्ड ही रहता है, मतलब जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर जाएगा, डबल बॉन्ड है जो यहाँ पर जाएगा। तो ये मैंने बना दिया इसका स्ट्रक्चर, बिल्कुल आसान है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको निकालना सिखा रखा है, यही एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए हुए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन अगर आएगा तो इन्हीं एग्जाम्पल्स में से आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देख, अब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला तेरे को पता होना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर होता है 1 + π/σ।
तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूला है कब लगेगा, जब तुम्हारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल आ जाए जिसके पास 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये तूने को फॉर्मूला यूज करना है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 1+π/σ। अब ध्यान से देख, डबल बॉन्ड दिख गया तो इसके पास एक पाई होगा, क्योंकि मेरे को पता है देख डबल बॉन्ड के पास एक पाई होता है, सिंगल बॉन्ड के पास एक भी पाई नहीं होता। ठीक है, और चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सबके पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है। यहाँ पर ध्यान से देख, चाहे कोई सा भी बॉन्ड हो, एक सिग्मा तो सबके पास होता ही सही है। ठीक है, तो देख एक सिग्मा यहाँ पर भी होगा, एक सिग्मा यहाँ पर भी होगा, एक सिग्मा यहाँ पर भी होगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो देख 1+π बॉन्ड कितने हैं सर, 1 है, और सिग्मा कितने हैं सर, 3 है। तो कितना हो गया, 1+0.3, तो आंसर कितना आ गया, 1.33। ठीक है, तो यहां पर तेरा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया सर, 1.33 आ गया। बात क्लियर है? बिल्कुल आसान है। तो ध्यान रखना आज के बाद कि अगर कोई एक ऐसा एग्जांपल आ जाए जिसके पास 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1+π/σ, 1+π/σ। ठीक है, और ये फॉर्मूला जैसे ही तू लगाएगा वैसे ही तेरा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तेरे को नहीं होने वाली। अब दूसरा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा अपना सल्फेट आयन, ये अपना हो गया दूसरा अपना सल्फेट आयन। ठीक है, SO4-2, ये लिख दिया मैंने SO4-2। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं अपन। सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है, और साइड एटम कौन है, अपने ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मैंने लिखा 6+0+2। +2 क्यों लिखा, क्योंकि खोपड़ी में -2 लिखा हुआ था। यस सर। 2 से डिवाइड करूंगा, यस सर। आंसर कितना आ जाएगा, 8/2। आंसर कितना आ गया, 4। 4 में हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है सर, sp3 होता है। 4 अपना गोलू नंबर है। साइड एटम अगर मैं निकालूं, सॉरी लोन पेयर अगर मैं निकालूं, तो लोन पेयर क्या होता है, गोलू नंबर माइनस साइड एटम। साइड एटम कौन है अपना, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने हैं सर, 4 है, तो 4-4 करना पड़ा मुझे। तो लोन पेयर कितने परसेंट है, यहाँ पर 0% है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को पता लग गया कि इसका शेप क्या होगा सर, इसका शेप टेट्राहेड्रल ही तो रहेगा, इसका शेप टेट्राहेड्रल ही तो रहेगा। तो यहाँ पर मैं बना देता हूं SO O O O। ठीक है, और खोपड़ी में क्या है, -2 है, मतलब 2 ऑक्सीजन में -1 लगा दे। ठीक है, और जिनमें अपन -1 लगाते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड ही रहते हैं, तो बाकी जो बचे हुए हैं वो डबल बॉन्ड कर दे। बिल्कुल आसान है। यस सर। अब हमको फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या होता है सर, बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1+π/σ इज इक्वल टू, देख इसके पास पाई है, इसके पास पाई है, पाई तो कितने हैं सर, 2 हैं, तो 1+2/σ। सिग्मा मतलब देख सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, सबके पास एक सिग्मा होता है। तो सिग्मा कितने हैं सर, 4 है, तो 1 प्लस कितना हो गया, 0.5। तो आंसर कितना आ गया तेरा, 1.5 आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर तूने निकाल दिया, सल्फेट आयन में कितना होगा सर, 1.5 होगा। बात क्लियर है? बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आया अपना फॉस्फेट आयन PO4-3। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं फॉस्फेट PO4-3। ठीक है, बिल्कुल आसान, जैसे अपन अभी करते आ रहे हैं वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले शेप निकालना है हमने को, तो शेप निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए सर, लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ठीक है, तो फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 15 ग्रुप का एलिमेंट, तो 5+0+3/2, तो कितना हो गया, 8/2, यानी गोलू नंबर कितना गया, 4 आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा सर, sp3 होगा। लोन पेयर अगर मैं निकालूं तो गोलू नंबर माइनस साइड एटम कितने, 4 हैं, तो कितना हो गया, लोन पेयर 0 हो गया। मतलब यहाँ पर भी जो तुम्हारा शेप आ रहा है वो क्या आ रहा है सर, टेट्राहेड्रल ही तो आ रहा है। तो यहाँ पर मैं टेट्राहेड्रल बना लेता हूँ। फॉस्फोरस, तो ये मैंने लगा दिया ऑक्सीजन। ठीक है, और 3 ऑक्सीजन पे क्या लगाना पड़ेगा, -1 लगाना पड़ेगा। तो मैंने 3 ऑक्सीजन पे -1 लगा दिया, और जिन पे अपन -1 लगाते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड ही रह जाते हैं, बाकी जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। बात क्लियर है? तो इसमें पाई कितना होगा, सिर्फ 1 होगा, और सिग्मा कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब तू फॉर्मूला यूज करेगा बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, 1+π/σ तेरा फॉर्मूला होता है। यस सर। तो 1+π कितना है सर, 1 है, और सिग्मा कितना है सर, 4 है। यस सर। तो 1+0.25 होगा कि नहीं होगा, यस सर। तो आंसर तेरा 1.25 आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। बिल्कुल आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस है क्या, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो आज के बाद अपना लड़का जानता है सर कि अगर 20 से कम इलेक्ट्रॉन वाला कोई एग्जाम्पल आया तो मैं उसको बिना
पेन लगाए हुए सॉल्व कर दूंगा, आंसर बता दूंगा। पर अगर 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर होंगे ना, जो चांसेस नीट में कम होते हैं, तो तभी भी मैं आंसर निकालना जानता हूं। मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। बिल्कुल आसान है, बोल जोर से, 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। अब एग्जाम्पल कौन आया अपना? अगला एग्जाम्पल आया अपना कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसे होता है सर? ऐसा होता है। यस सर, तो स्ट्रक्चर हमको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हमको पता ही है। तो यहाँ पर ध्यान से देख, ये भी तेरा पाई है, ये भी तेरा पाई है, क्योंकि डबल बॉन्ड के पास एक पाई होता है। ठीक है, और सिग्मा तेरे दो होंगे ही सही, क्योंकि चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सबके पास एक एक सिग्मा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तेरा बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, तो 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। तो 1 प्लस पाई कितने हो गए? 2 हो गए। सिग्मा भी कितने हो गए? 2 हो गए। तो 1 प्लस कितना हो गया? 1 हो गया। आंसर तेरा आ गया 2। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होने वाला है सर? 2 होने वाला है। कोई इसमें मुश्किल बात है क्या? कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आगे बात करते हैं अपन। अब अगला एग्जांपल लेते हैं सर ओजोन का। ओजोन हमने पिछले लेक्चर में देख लिया, जब मैं आपको फॉर्मल चार्ट पढ़ा रहा था, उसका स्ट्रक्चर हमको बनाना आता है सर। ओजोन का स्ट्रक्चर हमको बनाना आता है सर। ये लगाया मैंने, ऑक्सीजन, एक इसके पास क्या होगा सर? लोन पेयर होता है। एक सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन इधर और एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन इधर, ऐसे ही तो बनता है इसका स्ट्रक्चर। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये क्या है सर? पाई है। ये क्या है? सिग्मा, और एक सिग्मा यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। तो 1 प्लस पाई कितना हो गया सर? 1 हो गया। और सिग्मा कितने हो गए? 2 हो गए। तो मैंने बोल दिया सर 1.5 यहाँ पर तेरा आंसर आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर का। तो बिल्कुल आसानी से तू बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकता है, अगर कोई एक ऐसा एग्जांपल आ जाए जिसमें कहीं ना कहीं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 से ज्यादा आ रहे हो। एक आखिरी एग्जांपल और यहाँ पर कर लेते हैं, ClO4 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा सर ClO4 माइनस। तो पहले अपन इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्लोरीन अपना हेलोजन फैमिली का, तो 7 प्लस 0 प्लस 1 अपॉन 2, तो कितना आंसर आ गया? 8 अपॉन 2, 4 हो गया। 4 अपना गोलू नंबर है। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा सर? sp3 होगा। लोन पेयर अपन निकालते हैं, लोन पेयर इक्वल टू गोलू नंबर माइनस साइड एटम। साइड एटम कौन है? अपना ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने हैं सर? 4 हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा लोन पेयर का 0। ठीक है, मतलब इसका जो शेप होगा वो भी क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। तो यहाँ पर इसका शेप बनाते हैं अपन। तो Cl, बाकी मैंने ये लगा दिया 4 ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन की खोपड़ी में क्या सर? -1 है। यस सर, तो बाकी सबके ऊपर तेरे को डबल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। तो आप फॉर्मूला यूज कर, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। तो 1 प्लस पाई कितने हैं सर? सिर्फ पाई तो 1 है सिर्फ। ठीक है, तो 1 प्लस 1 अपॉन सिग्मा कितने हैं सर? 4 है। तो ये आंसर आ जाएगा तेरा 1.25। कोई मुश्किल है क्या? कोई भी मुश्किल नहीं, आसानी से बना सकता है क्या? यस सर, आसानी से बना सकता हूँ, कोई दिक्कत इसमें मेरे को होने वाली नहीं है। आज के बाद मैं जानता हूँ, आज के बाद अपना लड़का जानता है कि अगर सर 20 से कम इलेक्ट्रॉन हो रहे हो किसी एग्जाम्पल में, तो उसको मैं खेल चला के करूंगा। और अगर 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि नीट में बहुत कम चांसेस है कि पूछा जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हारा फॉर्मूला लगेगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। और अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए ना, जो चांसेस बिल्कुल कम है, नीट में ये पूछा भी नहीं जाता, क्योंकि नीट के क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं कि तुम्हारे कम से टाइम में सॉल्व हो जाए, क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ पर 1 मिनट मिलता है तुमको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देते तुमको कि वहां पर तुम क्वेश्चन ही सॉल्व करते रहो, क्योंकि यहाँ पर उनको भी पता है कि तुम्हारे पास टाइम कम है, तो क्वेश्चन भी तुमको ऐसे ही दिए जाते हैं कि तुम कम टाइम पे सॉल्व कर पाओ। पर यहाँ पर ये क्वेश्चन भी अगर तुम्हें पूछा जाए ना, तो उसको भी तुम 5 से 6 सेकंड में आराम से करके बता सकते हो, और कोई दिक्कत तुमको होने वाली नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ। यहाँ पर इन्होंने 3 चीज दे रखी है, एक बंदा दे रखा है CO, एक दे रखा है CO2, और एक दे रखा है CO3 माइनस 2। ठीक है, 3 बंदे तुम्हारे पास हैं। अब इनको कंपेयर करना है तुमको कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा और किसकी बॉन्ड लेंथ कम। सर आपने तो बॉन्ड लेंथ के बारे में कुछ बताया ही नहीं है अभी, आप तो बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा रहे हो, तो बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन कहाँ से आ गया यहाँ पर? बस तुमको एक हिंट याद रखनी है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, वो तेरा बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली रिलेटेड होता है। मतलब तेरे को बॉन्ड ऑर्डर निकालना आता है? यस सर, तो बॉन्ड ऑर्डर की सीक्वेंस लगा दे और उसको उल्टी कर दे, तो वो तेरी बॉन्ड लेंथ की सीक्वेंस आएगी कि नहीं आएगी? यस सर, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बात क्लियर है? यस सर, तो ये तुमको ध्यान रखना है, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ। बाकी तुम ये पूरा ध्यान रख सकते हो।
बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रखना है, तुम्हारे बहुत काम आएगी ये इक्वेशन, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं अपन, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ, पहला ए वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना सीओ, तो सीओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 8, और 8 और 6 कितना हो गया सर, 14 हो गया। और 14 के पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 3 आता है, तो यहाँ पर सीओ में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया सर, 3 हो गया। ठीक है, दूसरा अपना CO2, CO2 में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले निकाला था, यहाँ पर CO2 में कितना आ रहा था सर, 2 आ रहा था, तो CO2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। फिर अपन बात करते हैं, तीसरा दे रखा है अपने को कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन में भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको निकाला था, ये देख कार्बोनेट आयन कहाँ है, ये रहा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया सर, 1.33 आया था, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1.33। ठीक है, तो अब बॉन्ड ऑर्डर की सीक्वेंस लगा, किसकी सर, बॉन्ड ऑर्डर की, यस सर। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, CO का होगा, फिर किसका होगा, CO2 का होगा, फिर किसका होगा, CO3 -2 का होगा। पर तेरे को बॉन्ड ऑर्डर थोड़ी पूछा हुआ है, तेरे को तो बॉन्ड लेंथ पूछा हुआ है ना, तो कुछ मत कर, तू उल्टा कर दे, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा सर, CO3 -2 का हो जाएगा, फिर किसका होगा, CO2 का होगा, और सबसे कम किसका हो जाएगा, CO का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तेरे को पता है ना कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर निकाल ले, उसको उल्टा कर दे, बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देख, NO और NO पॉजिटिव, यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लगा, एक लिखा तूने NO और एक लिखा तूने NO पॉजिटिव, यस सर। तो यहाँ पर तेरे इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, 7 + 8, तो 7 और 8 कितने होते हैं, 15 होता है सर, तो यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन तेरे पास हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा सर, सर 14 इलेक्ट्रॉन होते थे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आता था, तो 15 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा कि नहीं आएगा सर, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया सर, 2.5 आ गया, यस सर। यहाँ पर अपन इसकी बात करें अगर, तो नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन 8, +1 लिखा हुआ तो -1 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 14 इलेक्ट्रॉन आ गए, और 15 इलेक्ट्रॉन अगर आ गए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा सर, 3 होगा। बात क्लियर है, तो बॉन्ड ऑर्डर की अगर मैं सीक्वेंस लगाऊं, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किसका है सर, NO पॉजिटिव का है, और कम किसका है, NO का है, तो बॉन्ड लेंथ इसका उल्टा आ जाएगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसका हो जाएगा, NO का हो जाएगा, और कम किसका हो जाएगा, NO पॉजिटिव का हो जाएगा। ये तेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो आज के बाद तेरे को पता होना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर तेरे को निकालना आ गया, चाहे 20 से कम इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, अपना लड़का कहीं पे भी पस्त होने वाला नहीं है, वो बिल्कुल आसानी से चंद सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाएगा। आगे बात करते हैं अपन, अब यहाँ पर एक खेल चल गया, देख, कंपेयर स्टेबिलिटी, अब स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। अब यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक हिंट दी थी, और यहाँ पर आपने अगर गौर किया होगा, यहाँ पर लिखा हुआ था, देख, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मतलब सर जो बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस होगा वही स्टेबिलिटी का सीक्वेंस होगा क्या, यस सर। जो बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस होगा क्या वही स्टेबिलिटी का सीक्वेंस होगा क्या, यस सर। तो यहाँ पर अगर तुमसे स्टेबिलिटी की सीक्वेंस पूछी हुई है तो छोड़ो यार स्टेबिलिटी को, तुम बॉन्ड ऑर्डर की सीक्वेंस ही बता दो, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर की जो सीक्वेंस होगी वही सीक्वेंस तेरी स्टेबिलिटी की भी रहने वाली है, क्योंकि दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है सर, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता सर स्टेबिलिटी क्या हुआ, मैं बस इतना करूंगा कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की ही सीक्वेंस बता देता हूँ। तो चलिए, H2 के पास अगर बात करें कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आ जाएगा, देख 2 इलेक्ट्रॉन में कितना आता है, 1 आता है शायद, ये देख, जब 2 इलेक्ट्रॉन होते थे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता था सर, 1 आता था। तो मैंने लिख दिया सर H2 के पास बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा सर, 1 होगा। कहाँ गया H2, ये रहा सर, तो मैंने लिख दिया 1 इसका बॉन्ड ऑर्डर है। H2+ की बात करें, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन में तेरा बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 0.5 आता है। H2- के पास सर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और 3 इलेक्ट्रॉन अगर होते थे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता था सर, 0.5 आता था। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहां पर मुझे पता लग गया सर कि जो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है वो किसका है सर, H2 का है। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी भी किसकी होगी, H2 की ही होगी। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी सर, H2 की होगी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, H2 होगा। अब यहाँ पर पंगा फंस गया सर, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, और यहाँ पर खेल खत्म हो गया अपना।
मतलब जो हम बॉन्ड ऑर्डर से रिलेशन निकाल रहे हैं कि सर स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, वो तब तक तो खेल सही था अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन ये आता, तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन ये आता, एक सेकेंड, ये आता, सिर्फ ये दो दे देते तुमको कि H2 और H2 प्लस में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो तुमको पता है कि H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है और H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो यहाँ पर स्टेबल ज्यादा कौन है, अपना सर H2 है। पर यहाँ पर इन्होंने खेल पंगा इन्होंने बिगाड़ दिया, इन्होंने यहाँ पर खेल बिगाड़ दिया, मामला इन्होंने बिल्कुल बिगाड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जहां पर H2 प्लस का भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ रहा है, H2 माइनस का भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर तो दोनों का सेम आ गया सर। तो अब स्टेबिलिटी कैसे बताएं कि किसकी ज्यादा किसकी कम, तो हमको नहीं आता सर, हम फंस गए। हम क्या हुए सर, फंस गए। यहां पर मैं लिख दिया क्या, फंस गए। हम क्या हुए सर, फंस गए। हमको समझ ही नहीं आ रहा सर अब क्या करें। बस हमको इतना पता लग गया कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है सर, H2 का है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा सर, H2 होगा। बाकी इन दोनों में से किसको ज्यादा स्टेबल बताएं किसको कम स्टेबल बताएं, हमको नहीं पता सर, हमको नहीं पता है। हम इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ रहे हैं और जब इसका आंसर मिलेगा उस दिन हम वापस बात करेंगे। इसका आंसर तुमको कब मिलेगा, जब तुम पढ़ोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आगे जाके आपका एक लेक्चर आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तब तुमको पता लगेगा कि सर H2 प्लस और H2 माइनस में से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर तो दोनों का सेम है, तो इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है। जिस दिन अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे उस दिन तुमको आंसर मिल जाएगा कि H2 प्लस और H2 माइनस में से ज्यादा स्टेबल कौन है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर में से आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर तो दोनों का सेम आ रहा है 0.5। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ रही होंगी। यहां पर मैं तुमको बस बता देता हूं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है ना, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है, जैसे कि H2 प्लस और H2 माइनस के केस में आ रहा था, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पास, और वहां पर तुम एक कंसेप्ट पढ़ोगे कि सर लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हारे प्रेजेंट है कहां पर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास ना, तो वो क्या होता है सर, मोर स्टेबल होता है। हमको अभी समझ नहीं आ रहा ये क्या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखी हुई है सर। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हुआ सर, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता और ना मुझे पता है। कोई बात नहीं, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अपन पढ़ेंगे तब सीख लेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखना कि बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर अगर दोनों का बराबर हो गया तो हमको नहीं आता, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन हमको समझ में आ जाएगा। वापस मैं आपको यही क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक इसका आंसर को यहीं तक छोड़ते हैं। बस इतना ही याद रखना कि, याद नहीं रखना मतलब इतना ही अभी तक पता है अपने को कि यहाँ पर H2 का सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा थी 1 थी। H2 प्लस और H2 माइनस में हमको नहीं पता, यहाँ पर आंसर इनका कब आएगा, जब अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, वहां पर एक कंसेप्ट आएगा, तो इस कंसेप्ट को अपन जब सीखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं, ये आप अपना क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ CO पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपका AIEEE में। ठीक है, तो CO पॉजिटिव में आपको क्या निकालना है, CO पॉजिटिव में आपको क्या निकालना है सर, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मतलब बताना है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। ठीक है, तो देखो कार्बन है तो 6 लिख दिया मैंने, प्लस ऑक्सीजन है 8 लिख दिया, +1 लिखा हुआ था -1 लिख दिया। आंसर कितना आ गया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर, 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए सर, 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 13 इलेक्ट्रॉन हो गए, और आपको पता है कि 14 इलेक्ट्रॉन जब होते थे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आता था, और 13 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा सर, 2.5 आएगा। कितना आएगा सर, 2.5 आएगा। और पॉइंट में बॉन्ड ऑर्डर आ गया ना, तो अपना लड़का जानता है कि सीधे मैंने बोल दिया कि सर ये तो पैरामैग्नेटिक होगा। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी सर, ये पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब तुम ढूंढ लो, तो ये लिखा है सर ऑप्शन नंबर ए 2.5 एंड पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आपको कर लोगे। इसमें आपको बस 1 से 2 सेकंड लगाना है, और हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है आपका। बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन फिक्स है, बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन आना ही आना है, और आप उम्मीद रखो कि यहाँ पर 95% से ज्यादा चांसेस है कि जो तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 20 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन वाला ही कोई एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा, और आप बिना पेन लगाए हुए वहां पर उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जिस भी तरीके के एग्जाम्पल हो सकते हैं, जितने भी वैरायटी हो सकती है, जो आपको कोचिंग में भी नहीं पढ़ाया जाएगा, जो कोचिंग में आपको यहाँ पर पूरी एक
इतनी मोटी कॉपी भरा देते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पर भी तुमको इतने एग्जाम्पल प्रैक्टिस में नहीं कराते वो, जितने एग्जाम्पल मैं यहाँ पर तुमको खुद से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्योंकि ये आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम देखोगे एनसीईआरटी में कितना दे रखा है, तो यहाँ पर देख, यहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने और यहाँ पर एनसीईआरटी में खत्म हो गया बॉन्ड ऑर्डर, और हमारा 1 घंटे से बॉन्ड ऑर्डर का लेक्चर ही चल रहा है। हमने इतने सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर दिए, इन्होंने यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल देके निपटा दिया खेल। ठीक है, तो हम यहाँ पर जहां से क्वेश्चन आता है उसको बहुत अच्छे तरीके से एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, ताकि नीट में अपना कोई क्वेश्चन यहाँ पर गलत ना हो पाए। ठीक है, आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस दिख जाएंगी जहां पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाते हैं, तो वो ऐसे पढ़ाते हैं, देखो रीडिंग करने लग जाते हैं इसकी, यार ये देखो ये पढ़ाया, और लड़के को कुछ समझ ही नहीं आता भाई साहब। पर हम यहाँ पर एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड तो पढ़ रहे हैं, और उसको बिल्कुल एक अच्छे तरीके से इलेबोरेट करके बिल्कुल देसी लैंग्वेज में और बिल्कुल बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हुए एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहे अपन की लाइन टू लाइन मैं आपको एक ऐसे की तरह याद करवा रहा हूँ कि ये याद कर लो, लाइन टू लाइन मैंने कर दी, जितना यहाँ पर लिखा हुआ था उतना ही बताया, फिर मैं आगे बढ़ गया, तो ऐसे अपने को नहीं करना। ठीक है, ऐसा अपने को नहीं करना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। और जैसे ही तुमने इसका ऑप्शन नंबर ए मारा, जैसे तुमने इसका ऑप्शन नंबर ए मारा, तुमको मिल गए सर -5 मार्क्स, तुमको मिल गए -5 मार्क्स। सर ये क्या हो गया सीन, सर मैंने तो सब कुछ सही किया था, फिर इसका आंसर ऐसा क्यों नहीं आ रहा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही तो आ रहा है सर, क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है सर, 2.5 आ रहा है, और पॉइंट में आ रहा है तो पैरामैग्नेटिक ही होगा, तो 2.5 भी लिखा हुआ है, पैरामैग्नेटिक भी लिखा हुआ है, और सबसे अच्छी बात ऑप्शन नंबर ए में भी दे दिया भाई, तो सारे इसको ऑप्शन नंबर ए टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले उनको यही ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, पर यहाँ पर तुमको मिल जाएंगे -5 मार्क्स। ठीक है, -5 मार्क्स तुमको मिल जाएंगे, तो तुमको यहाँ पर ध्यान देना है भाई, तुमको यहाँ पर ध्यान देना है एक चीज, कि जो मैंने आपको ऊपर खेल चलाना सिखाया था ना, जो मैंने आपको ऊपर खेल चलाना सिखाया था, वो सब केस में मतलब अच्छे से काम कर जाता है। बस उसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, उसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है अपना सीओ पॉजिटिव। सीओ पॉजिटिव ध्यान रखना, ये तुम्हारा एक एक्सेप्शन है, ये तुम्हारा क्या है, एक्सेप्शन है। यहाँ पर सीन क्या होता है, यहाँ पर तेरे को ध्यान रखना है, यहाँ पर तेरा बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है सर, 3.5 आता है। 2.5 आना चाहिए था, पर 2.5 नहीं आता, आता कितना है सर, 3.5 आता है। तो ये बस याद कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद कर लोगे यार। बाकी सारा तुम्हारा वही खेल लगेगा जो खेल चलाना मैंने आपको सिखाया है। बस एक एग्जांपल याद रखना, सीओ पॉजिटिव, यहाँ पर तुम्हारा 3 से भी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर हो गया, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है तुम्हारा 3.5, और पॉइंट में तो अभी भी है, तो पैरामैग्नेटिक तो आएगा ही सही, पर अब आंसर आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसका आंसर ए नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है सर 3.5, और पॉइंट में है तो पैरामैग्नेटिक तो होगा ही सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, और इसको आपको दिमाग में रखना है। हालांकि ये आपके नीट में नहीं पूछा जाएगा जहां तक मुझे लगता है, पर ये आपको एक बार जेईई मेंस में यानी AIEEE में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट भी करा दिया। हालांकि जब आप और जगह पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये सब नहीं बताया जाएगा यार, पर यहाँ पर जितने भी वैरायटी हो सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, और सारे एग्जाम्पल आपको ये बता रहा हूँ, और बिल्कुल सिंपल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2O2। H2O2 को अपन बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो, देखो H2O2 है ना, और तुमको पता है हाइड्रोजन को अपन कहाँ रखते हैं, एल्कली मेटल्स के ऊपर रखते हैं, यानी ग्रुप नंबर 1 में रखते हैं। ठीक है, और तुमको पता है ग्रुप नंबर 1 में चार्ज क्या होता है, जैसे मैं बात करूं लिथियम की, तो लिथियम की खोपड़ी में +1 होता है। जैसे मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम की खोपड़ी में +1 होता है। जैसे मैं बात करूं पोटेशियम की, पोटेशियम की खोपड़ी में +1 होता है। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन की भी, तो हाइड्रोजन की खोपड़ी में भी +1 चार्ज होता है। ठीक है, ये तुमको पता है कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं, यानी जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, उनकी खोपड़ी में +1 चार्ज स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तेरे को क्या करना है ना, ये तूने O2 लिखा, तो तेरे को पता है कि यहाँ पर एक H की खोपड़ी में क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 H की खोपड़ी में +2 होगा, तो तेरे को अगर प्लस वाला हटाना है ना, तो यहाँ पर तेरे को क्या करना पड़ेगा, -2 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, -2 लिखना पड़ेगा। तो उस क्वेश्चन को तूने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, उस क्वेश्चन को तेरे को ऐसे कन्वर्ट कर दिया तूने। सिमिलरली तूने इस क्वेश्चन को क्या किया, इस क्वेश्चन को तूने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि के पास 1 प्लस चार्ज था, तो तूने के को अगर हटाया तो ऑक्सीजन की खोपड़ी में -1 लगा दे। ठीक है, अब तेरा खेल सिंपल हो चुका है, अब तेरा खेल सिंपल हो चुका है। देख ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 16 होंगे, -2 लिखा था तो +2 कर दे, तो कितना हो गया सर, 18 हो गया। और 18 में चेक कर कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, तो 18 में कितना बॉन्ड ऑर्डर आता है देखते हैं अपन।
18 अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है सर, 1 आता है। तो यहाँ पर तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मैं इसकी बात करूं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, 16, -1 लिखा हुआ था खोपड़ी में तो +1 करना पड़ेगा। यस सर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर, 17 हो गए। तो तब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा सर, 1.5 आएगा कि नहीं आएगा। यस सर, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको समझ में आ गया, सारी वैरायटी के क्वेश्चन तुमने यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिए। अब जब तुम नीट के क्वेश्चन पीवाईक्यू करोगे, जो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा और बहुत सारे एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या सीखा है। ठीक है, मैं खुद से कुछ नहीं बोलूंगा। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप देखते ही बिना पेन लगाए हुए वहां पर आंसर निकाल सकते हो। चाहे भी कोई भी किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे जेईई मेंस का क्वेश्चन हो, किसी का भी क्वेश्चन हो, आप वहां पर आराम से उसको चंद सेकंडों में बिना पेन लगाए हुए सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर जितनी भी वैरायटी पॉसिबल थी, मैंने सारी वैरायटी यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की ले ली। और बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको इतने अच्छी तरीके से पढ़ा दिया कि आपके नीट 2025 का एक क्वेश्चन तो यहाँ पर फिक्स हो चुका है कि वो आपका सही होने ही वाला है। ठीक है, तो यहां पर अब आपको क्या करना है, ये जो एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दे रखा है सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर का, इसको पढ़ना है। ठीक है, और ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। यहां पर ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, इन द Lewis description of covalent bond, yes sir, the bond order is given by the number of bonds between the two atoms in a molecule। सबसे पहले हमने यही तो देखा, दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड है, वही बता देता है कि यही इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। जैसे ऑक्सीजन है O2, तो दो ऑक्सीजन के एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता था ना, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आता है, 2 आता है। जैसे मैं बात करूं N2 की, तो यहाँ पर दो नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता था, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आता था, 3 आता था। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। O2 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। H2 का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। N2 का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यस सर, कोई बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर N2 मैंने आपको बता दिया, CO का मैंने आपको एग्जांपल करा दिया, NO पॉजिटिव का मैंने आपको एग्जांपल करा दिया, F2 का करा दिया सर, O2 - 2 का करा दिया सर। यस सर, ठीक है। बाकी ये क्या लिखा हुआ है लास्ट में, द जनरल कोरिलेशन यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टेबिलिटीज ऑफ मॉलिक्यूल इज दैट विद द इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। वही बात है जो मैंने आपको ऊपर एक कोरिलेशन बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ। तो वो जो मैंने आपको एक कोरिलेशन बताया था, वही यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी कब बढ़ेगी, जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। सर बॉन्ड लेंथ घटेगी कब घटेगी, जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। ठीक है, तो वही सब यहाँ पर कोरिलेशन इन्होंने बता रखा है, जो मैंने आपको ऊपर अच्छे से बता दिया, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो ये था आपका पहला बॉन्ड पैरामीटर, जो बिल्कुल डिटेल में हमने ले लिया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था। ये था अपना बॉन्ड ऑर्डर। अब अपन दूसरे बॉन्ड पैरामीटर की बात करते हैं। अब आता है अपना बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने लिख दिया सर बॉन्ड एंगल। सर बॉन्ड एंगल क्या हुआ, सर बॉन्ड एंगल क्या हुआ, ध्यान से देख। जैसे मैं वाटर अगर बनाऊं ना, तो वाटर अपना ऐसा बनता है, देख ये बनाया मैंने वाटर। ठीक है सर, ये एक बॉन्ड है क्या, सर ये एक बॉन्ड है क्या, यस सर। सर ये दूसरा बॉन्ड है क्या, यस सर। तो दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा, वही तो तेरा बॉन्ड एंगल होगा। दो बॉन्ड के बीच में एंगल होगा, वही तो तेरा क्या होगा सर, बॉन्ड एंगल होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है यार। तो यहां पर मैंने लिख दिया दो बॉन्ड के बीच में एंगल, वही तेरा बॉन्ड एंगल है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में समझो यार, बिल्कुल आसान भाषा में समझो। जब अपन बिल्कुल अपनी देसी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में बिल्कुल आसानी से समझते हैं ना, तो फिर हमको बिल्कुल अच्छे से और मजा भी आता है सब्जेक्ट में, और अच्छे से डीप में जब कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन करता है। और क्वेश्चन जब सही होने लगता है ना, तो बहुत अच्छे से हमको मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है, और फिर हमारा कहीं ना कहीं नीट में सिलेक्शन भी हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़ लिया। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से करा दिया। यस सर, तो हमको पता है सर कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होता था, तो बॉन्ड एंगल कितना होता था सर, 180 डिग्री होता था। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 होगा, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा सर, 120 डिग्री होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा सर, 109 डिग्री 28 मिनट होगा। तो ये कोई नई चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं सर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये बात भी मैंने आपको बता दी कि एक लोन पेयर बॉन्ड एंगल को 2 डिग्री से कम करता है। लेक्चर नंबर 2 में हमने ये देखा था, जब हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक अपन पढ़ रहे थे, कि अगर एक लोन पेयर आ जाए ना, तो बॉन्ड एंगल 2 डिग्री से कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें, मान लो तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा हो,
और उसमें एक लोन पेयर आ रहा हो, ठीक है, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और लोन पेयर जब जीरो होंगे ना, तब जाके तुम्हारा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। और अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाए तो तेरे को 2 डिग्री से कम करना पड़ेगा खेल को, तो यहाँ पर 118 डिग्री तेरे को बताना पड़ेगा भाई, 118 डिग्री तेरे को बताना पड़ेगा। और अगर दो लोन पेयर हो जाते तो तेरा आंसर आ जाता सर 116 डिग्री। समझ में आ गई बात? मतलब एक लोन पेयर बॉन्ड एंगल को 2 डिग्री से कम करता है, 2 डिग्री से कम करता है, ठीक है। तो ये बात ऑलरेडी मैंने आपको बता रखी है। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल आपको करा दूं। यहाँ पर ध्यान से देख, वाटर मॉलिक्यूल दे रखा है, सेंट्रल एटम कौन है सर? ऑक्सीजन है। साइड एटम कौन है सर? हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 6+2/2, तो 8/2, 4। हाइब्रिडाइजेशन आ गया सर sp3। यस सर, sp3 होगा तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए सर? 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। और ये तो तब होगा ना जब लोन पेयर जीरो होंगे। और यहाँ पर देख लोन पेयर भी तो आ रहे हैं। लोन पेयर कैसे निकालते हैं सर? गोलू नंबर माइनस साइड एटम। तो गोलू नंबर कितने हैं सर? 4 है। साइड एटम कितने हैं सर? 2 है। तो 4 में से 2 गया, आंसर आ गया सर 2, मतलब 2 लोन पेयर है, ठीक है। मतलब जो तेरा 109 डिग्री 28 मिनट है ना, उसमें से तेरे को कितना माइनस करना पड़ेगा? अब 4 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 लोन पेयर आ गए ना। मैंने तेरे को बता रखा है एक लोन पेयर आएगा तो 2 डिग्री से कम करेगा, तो 2 लोन पेयर आ गए तो 4 डिग्री से तेरे को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तेरा आंसर कितना आ जाएगा बॉन्ड एंगल का? बॉन्ड एंगल तेरा कितना निकल के आ जाएगा सर? 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 4 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 105 डिग्री 28 मिनट। इतना लगभग आ जाएगा, लगभग इतना आ जाएगा। ये एग्जैक्ट नहीं है पर लगभग तेरा इतना आ जाएगा। और एनसीईआरटी में अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा कितना आ रहा है सर? 104 डिग्री पॉइंट, सॉरी 104.5 डिग्री आ रहा है, ठीक है। पर जो मैंने तुमको बताया वो लगभग अप्रॉक्स बता रखा है और हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में बातें आ रही होंगी। अब यहाँ पर अपन इसकी बात करें CH4 की, ठीक है। तो देख कार्बन है तो 4 प्लस साइड एटम कितने? 4, 4/4, 2 से डिवाइड किया, यस सर। तो ये कितना आ गया? sp3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गोलू नंबर कितना आया सर? 4 आ गया। 4 पे कितना होता है? sp3 होता है। लोन पेयर यहाँ पर कितने हो रहे हैं सर? 4 - 4, लोन पेयर कितने सर? 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत है इसमें सर? कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं सर, NH3 की बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं? 5 + 3, 2 से डिवाइड कर दे तो 8 को 2 से डिवाइड कर दे, 4 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया सर? sp3 हो गया, यस सर। लोन पेयर निकाल, लोन पेयर इक्वल टू गोलू नंबर 4 माइनस साइड आइटम कितने सर? 3 है, तो लोन पेयर आ गया 1। तो sp3 होता, लोन पेयर 0 होते तो बॉन्ड एंगल कितना होता? 109 डिग्री 28 मिनट। पर एक लोन पेयर आ गया तो 2 डिग्री से बॉन्ड एंगल को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल तेरा कितना आएगा? 107 डिग्री 28 मिनट। कितना आ जाएगा? 107 डिग्री 28 मिनट। तो मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पर बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर हम प्रैक्टिस करने की सोचें तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूं, BH3। तो ठीक हो, 3 + 3/2, तो 6/2। 3 तेरा गोलू नंबर आ गया। हाइब्रिडाइजेशन आएगा तेरा sp2, यस सर। लोन पेयर निकाल, लोन पेयर इक्वल टू गोलू नंबर 3 माइनस साइड आइटम 3, लोन पेयर कितना आ गया? 0 आ गए। तो तेरा बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? बॉन्ड एंगल कितना होता है सर? sp2 और लोन पेयर 0 में, तो बॉन्ड एंगल होता है सर 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। तो तू बॉन्ड एंगल निकाल लेगा, कोई दिक्कत तेरे को होने वाली नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने एग्जाम्पल मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए वो सब आपको समझ में आ गए होंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। पर जब तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे ना बॉन्ड एंगल से, तो वो तुमको क्वेश्चन कैसे पूछते हैं पता है? कंपेयर द बॉन्ड एंगल, कि बॉन्ड एंगल कंपेयर करो। तुमको 2-3 बंदे दे देंगे, उनमें से बताओ कि किसका ज्यादा है किसका कम बॉन्ड एंगल है। बॉन्ड एंगल की सीक्वेंस में उसको अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या खेल यूज करना है, हम खेल जान लेते हैं। तो पहला हमको स्टेप फॉलो करना पड़ता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp आ रहा होगा ना, तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा sp का होता है, फिर sp2 का होता है, फिर sp3 का होता है, ठीक है। समझ में आएगी बात? सबसे ज्यादा किसका होता है? sp का होता है, फिर sp2 का होता है, फिर sp3 का होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर कराऊं, पहला एग्जांपल, ठीक है। तो देख कार्बन 4 +
ऑक्सीजन तेरा साइड एटम है, तो यहाँ पर मेरे को 0 लिखना पड़ेगा। 2 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया 4/2। 2 गोलू नंबर 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा सर, sp होगा। ठीक है, sp होगा। बात क्लियर है? यस सर। अब इसकी बात करें अपन, 4 + 0 -2 लिखा था, तो +2 करना पड़ेगा। यस सर। 2 से डिवाइड कर दूं क्या? यस सर कर दो। आंसर कितना आ गया सर, 3 तेरा गोलू नंबर आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया सर, sp2 हो गया। यस सर। इसकी बात करें अपन अगर, तो कार्बन मतलब 4 + 4, 2 से डिवाइड कर दूं क्या? यस सर। आंसर कितना आ गया सर, 4 आ गया। ये तेरा गोलू नंबर है। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा सर, sp3 होगा। ठीक है, तो देख इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है सर, यहाँ पर सेंट्रल एटम कार्बन का sp है, यहाँ पर कितना है सर, sp2 है, यहाँ पर कितना है सर, sp3 है। तो तेरे को पता है ना सर, यहाँ पर तो आंसर तेरा स्टेप 1 से ही आ गया। तेरे को पता है कि sp का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है, फिर sp2 का होता है, फिर sp3 का होता है। तो तेरा खेल यहाँ पर क्लियर हो चुका है, मामला सेट हो चुका है कि आंसर तेरा CO2 का सबसे ज्यादा होगा, फिर होगा CO3-2 का, और सबसे कम होगा तेरा CCl4 का। तो ये तेरा खेल बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल कोई दिक्कत अपने को नहीं होने वाली। आज के बाद अपना लड़का जानता है कि बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा, sp का होगा, फिर sp2 का होगा, और सबसे कम किसका होगा सर, sp3 का होगा। ठीक है, तो ये स्टेप 1 मैंने चलाना आपको सिखा लिया, आप स्टेप 1 चलाना जानते हो। अब अपन, दिक्कत हमको कब आ जाएगी कि दो तेरे पास ऐसे बंदे दे दिए उसने, दो ऐसे एग्जांपल दे दिए जिनका बॉन्ड, सॉरी, जिनका हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा हो। ठीक है, अगर दो एक ऐसे एग्जांपल तेरे को दे देगा जिसके हाइब्रिडाइजेशन सेम होंगे, तो तू कैसे बताएगा कि इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, इसका कम। ठीक है, यहाँ पर तो क्या था, जो हमने अभी एग्जांपल प्रैक्टिस किया, यहाँ पर तीनों के अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन आ रहे थे, तो हमने बोल दिया कि sp का सबसे ज्यादा होगा, फिर sp2 का होगा, फिर sp3 का होगा। पर अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए ना, तब हम स्टेप नंबर 2 पे आएंगे। ठीक है, तो तब अपन स्टेप नंबर 2 पे आएंगे, और अब हम आंसर निकालेंगे लोन पेयर से। अब हम आंसर निकालेंगे लोन पेयर से। तो तुमको यहाँ पर रिलेशन पता होना चाहिए, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली रिलेटेड टू लोन पेयर। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली रिलेटेड टू लोन पेयर, यानी सर लोन पेयर कम होंगे मतलब बॉन्ड एंगल ज्यादा, और सर लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। यहाँ पर इनवर्सली रिलेटेड होता है, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली रिलेटेड टू लोन पेयर। ठीक है, तो अब अगला एग्जांपल करते हैं अपन, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं पहले। 5 + 4 + 1 लिखा हुआ था, तो -1 करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड कर दे, आंसर आ गया तेरा 8/2। 4 तेरा गोलू नंबर आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया तेरा sp3। ठीक है, अब इसकी बात करें अपन, तो 5 + 3/2, 8/2, 4 गोलू नंबर 4 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन तेरा आ जाएगा sp3 यहाँ पर भी। अब इसकी बात करें अपन, तो देख 5 + 3/2, सॉरी 5 + 2, फिर -1 लिखा हुआ था, तो +1 करना पड़ा। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दे, यहाँ पर भी तेरा 4 तेरा गोलू नंबर आ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया सर, sp3 हो गया। यहाँ पर सर पंगा फंस गया, तीनों का ना हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है, मतलब यहाँ पर सर जो अपना स्टेप 1 होता है ना, वो तो फेल हो गया। स्टेप 1 से आंसर नहीं आ रहा बॉन्ड एंगल का, तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 2 हमको पता है, यहाँ पर अपन बॉन्ड एंगल को कहां से निकालते हैं सर, लोन पेयर से निकालते हैं। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली रिलेटेड टू लोन पेयर। ठीक है, तो अब अपन लोन पेयर निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं लोन पेयर अगर निकालूं, तो लोन पेयर क्या होता है, गोलू नंबर 4 माइनस साइड आइटम कितने हैं सर, 4 है, तो लोन पेयर यहाँ पर तेरे 0 आ गए। यस सर। यहाँ पर अगर मैं निकालूं, तो लोन पेयर तेरे कितने आएंगे, 4 - 3 करना पड़ेगा, लोन पेयर तेरे 1 आ गए। यस सर। यहाँ पर अगर मैं निकालूं, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, 4 - 2, तो लोन पेयर तेरे कितने हो गए, 2 हो गए। तो देख लोन पेयर तीनों में अलग अलग आ रहे हैं, और हमको पता है सर कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली रिलेटेड टू लोन पेयर, मतलब लोन पेयर अगर बढ़ेंगे ना, तो बॉन्ड एंगल घटेगा। तो इधर जाने की तरफ लोन पेयर तेरे बढ़ रहे हैं, मतलब उधर जाने की तरफ तेरा लोन पेयर बढ़ रहे हैं, मतलब बॉन्ड एंगल घट रहा होगा। तो बॉन्ड एंगल की सीक्वेंस क्या आ जाएगी सर, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव का, फिर हो जाएगा NH3 का, और सबसे कम हो जाएगा NH2 माइनस का। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। स्टेप 1 चलाना आ गया। यस सर। और स्टेप 1 में अगर दिक्कत आ रही होगी, दो ऐसे एग्जांपल तुमको दे दिए जिनका हाइब्रिडाइजेशन सेम हो रहा होगा, तो तब तुम जाओगे स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 पे तुम आंसर निकालोगे लोन पेयर से। ठीक है, बात क्लियर है? यस सर। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो स्टेप 1 चलाना आ गया। यस सर। स्टेप 2 चलाना आ गया। यस सर। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है ना,
जैसे दो एग्जाम्पल है, उनका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ जाए, उनके पास लोन पेयर भी सेम प्रेजेंट हो, तब हम क्या करेंगे भाई, तब हमको जाना पड़ेगा स्टेप नंबर 3 पे। तो स्टेप नंबर 3 पे तुमको क्या ध्यान रखना है, सेंट्रल एटम छोटा, जोर से बोल, सेंट्रल एटम छोटा, सेंट्रल एटम छोटा, साइड एटम बड़ा, तो बॉन्ड एंगल बड़ा। बस ये तुमको ध्यान रखना है, ये एक मंत्र है, इस मंत्र को तुम जप लो, तुम्हारा खेल यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ध्यान से बोल, सेंट्रल एटम छोटा, साइड एटम बड़ा, तो बॉन्ड एंगल बड़ा, सेंट्रल एटम छोटा, साइड एटम बड़ा, तो बॉन्ड एंगल बड़ा। ठीक है, तो ये तुमको मंत्र पता होना चाहिए, सेंट्रल एटम छोटा, साइड एटम बड़ा, तो बॉन्ड एंगल बड़ा। ठीक है, पर ये जो स्टेप नंबर 3 का ये मंत्र है ना, ये तुम्हारा तब ही एप्लीकेबल होगा जब कम से कम तुम्हारे पास एक लोन पेयर होना चाहिए सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल एटम के पास कम से कम एक लोन पेयर होने चाहिए। ऐसा मत करना कि तुमने स्टेप नंबर 3 लगा दिया और पता चले कि वहां पर सेंट्रल एटम के पास तो जीरो लोन पेयर है। तो जीरो लोन पेयर अगर सेंट्रल एटम के पास होंगे तब स्टेप नंबर 3 लगेगा ही नहीं। स्टेप नंबर 3 तब लगेगा जब सेंट्रल एटम के पास कम से कम एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, अच्छी बात है, पर जीरो लोन पेयर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके लिए भी। अब देख, अगला एग्जाम्पल आया, यहाँ पर तुम अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3 आ जाएगा, इसका भी निकालोगे यहाँ पर भी sp3 आएगा, यहाँ पर भी निकालोगे इसका भी sp3 आएगा, और इसमें भी निकालोगे तो यहाँ पर भी तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। तुम निकाल के चेक कर लेना, अगर मैं यहाँ पर कराऊंगा तो वापस टाइम थोड़ा लंबा चला जाएगा, तो तुमको आता है तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम लोन पेयर निकालोगे ना, अगर तुम लोन पेयर निकालोगे तो एक लोन पेयर आएगा, इसमें भी तू अगर लोन पेयर निकाले यहाँ पर भी एक लोन पेयर आएगा, यहाँ पर भी तो लोन पेयर निकाले तो एक लोन पेयर आएगा, यहाँ पर भी तो लोन पेयर निकाले तो एक लोन पेयर आएगा। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है सर। तो देख, ना तो यहाँ पर स्टेप 1 से आंसर आ रहा है और ना यहाँ पर स्टेप 2 से आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जाना पड़ेगा स्टेप नंबर 3 पे। पर एक बात ध्यान रखना, स्टेप नंबर 3 तभी एप्लीकेबल है तब जब तेरे पास लोन पेयर होने चाहिए, जीरो लोन पेयर पे एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या यहाँ पर लोन पेयर जीरो है? नहीं सर। तो यहाँ पर क्या हम स्टेप नंबर 3 लगा सकते हैं? यस सर, लगा सकते हैं। तो अब हम स्टेप नंबर 3 लगाएंगे। ठीक है, तो अब तेरे को ये ढूंढना है ना, अब तेरे को ये ढूंढना है कि सेंट्रल एटम और साइड एटम में से चेंज कौन हो रहा है, चेंज कौन हो रहा है। ध्यान से देख, देख सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस। यहाँ पर सेंट्रल एटम एस है, यहाँ पर सेंट्रल एटम एस बी है तेरा। तो सेंट्रल एटम तेरा चेंज हो रहा है ना। पर साइड एटम को अगर तू देख, यहाँ पर भी तेरा Cl3 है, यहाँ पर भी Cl3 है, यहाँ पर भी Cl3 है, यहाँ पर भी Cl3 है। तो साइड एटम तो तेरा चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, साइड एटम तो तेरा चेंज नहीं हो रहा, तो तेरा सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है। मतलब तेरे को आंसर कहाँ से निकालना है सर? सेंट्रल एटम से निकालना है। और तूने क्या बोला था मंत्र में कि सेंट्रल एटम अगर छोटा होगा ना, सेंट्रल एटम अगर छोटा होगा ना तो बॉन्ड एंगल क्या होगा सर? बड़ा होगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो सेंट्रल एटम छोटा सबसे कौन सा होगा? ध्यान से देख, सबसे ऊपर नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर एस, फिर एसबी। तेरे को पता है ग्रुप में नीचे जाने पर रेडियस बढ़ता है, मतलब ये वाला तो क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। अगर ये वाला सबसे बड़ा होगा तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए? सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया, ये जो होगी सीक्वेंस, ये हो जाएगी बॉन्ड एंगल की। ठीक है, क्योंकि तेरे को पता है कि सेंट्रल एटम अगर बड़ा हुआ ना तो उसकी बॉन्ड एंगल क्या होगी? सबसे कम होगी यार। ठीक है, वही तो बात मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि सेंट्रल एटम अगर छोटा होगा तो बॉन्ड एंगल बड़ा, मतलब सेंट्रल एटम और जो यहाँ पर बॉन्ड एंगल है उनका इनवर्सली रिलेशन है, उनके रेडियस का। जो सेंट्रल एटम का रेडियस होगा वो इनवर्सली रिलेटेड होता है बॉन्ड एंगल से। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जो हमारा एस बी वाला था ना, इसका रेडियस सबसे बड़ा है, मतलब ये सबसे बड़ा है ना, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको सबसे पीछे रखा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको ये जो स्टेप नंबर 3 हाँ आपको समझ में आ गया होगा। बस तुमको मंत्र ध्यान रखना है, सेंट्रल छोटा, साइड एटम बड़ा, बॉन्ड एंगल बड़ा। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर अगर तुम निकालोगे ना इसको हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा आएगा sp3, यहाँ पर भी sp3 आएगा, यहाँ पर भी तुम्हारा sp3 ही आएगा, और यहाँ पर भी तुम्हारा sp3 ही आएगा। अगर तुम लोन पेयर निकालोगे तो सब में तुम्हारा लोन पेयर कितना आने वाले हैं? 1 आने वाले हैं। हर किसी में तुम्हारा लोन पेयर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो देख, ना तो स्टेप नंबर 1 चल रहा है ना स्टेप नंबर 2 चल रहा है, यहाँ पर अभी तक आंसर नहीं आया। तो अब हम जाएंगे सर स्टेप नंबर 3 में, और ध्यान रखना स्टेप नंबर 3 तब ही काम करेगा
जब तुम्हारे पास लोन पेयर होने चाहिए। जीरो लोन पेयर पे स्टेप नंबर 3 नहीं लगता। तो यहाँ पर क्या जीरो लोन पेयर है? नहीं सर, लोन पेयर तो है, मतलब स्टेप नंबर 3 एप्लीकेबल है क्या? यस सर, स्टेप नंबर 3 एप्लीकेबल है। तो अब स्टेप नंबर 3 पे आ जा। अब तेरे को देखना है कि सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है या साइड एटम चेंज हो रहा है। ध्यान से देख, सेंट्रल एटम कौन है अपना? यहाँ पर भी फॉस्फोरस, यहाँ पर भी फॉस्फोरस, यहाँ पर भी फॉस्फोरस, यहाँ पर भी फॉस्फोरस। सर इस केस में क्या हो रहा है ना, सेंट्रल एटम तो सब जगह सेम है सर। ऊपर वाले केस में क्या था? साइड एटम सेम था, वो सेंट्रल एटम चेंज हो रहा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है सर? यहाँ पर क्या हो रहा है सर? यहाँ पर सेंट्रल एटम सेम है और साइड एटम क्या होगा सर? चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर आंसर किसे निकालना है? जो चेंज होते रहता है। ठीक है, तो चेंज कौन सा हो रहा है सर? साइड एटम चेंज हो रहा है। तो मंत्र में देख, मंत्र में क्या लिखा हुआ है सर? साइड एटम बढ़ा तो बॉन्ड एंगल बढ़ा, मतलब साइड एटम के रेडियस से बॉन्ड एंगल की डायरेक्टली रिलेशन है। ठीक है, तो हमको बस समझ में आ गई बात। तो हमको देखना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से सबसे बड़ा रेडियस किसका होता है सर? आयोडीन का होता है, क्योंकि नीचे जाने पर ग्रुप में रेडियस बढ़ता है सर। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा सर? आयोडीन का होगा। और हमको पता है दोनों के बीच में यहाँ पर रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। तो यहाँ पर अगर रेडियस बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर तेरा आंसर आ जाएगा ये तेरी सीक्वेंस आ जाएगी। जो PI3 होगा इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रेजेंट होगा। बात क्लियर है? बिल्कुल आसान। तो स्टेप नंबर 3 लगाना आपको आ गया? यस सर। स्टेप 1 लगाना आ गया क्या? यस सर। स्टेप 2 लगाना आ गया क्या? यस सर। स्टेप नंबर 3 लगाना आ गया क्या? यस सर। क्या मैं स्टेप नंबर 3 डायरेक्टली लगा लूंगा? नहीं भाई, पहले कोशिश करनी है कि स्टेप 1 से आंसर आ जाए। स्टेप 1 से नहीं आंसर आ रहा है, दोनों का अगर तेरे को हाइब्रिडाइजेशन सेम अगर आ रहा है, तब तू जाएगा स्टेप नंबर 2 पे। और स्टेप नंबर 2 पे आंसर आ गया तो अच्छी बात है। स्टेप नंबर 2 पे भी आंसर नहीं आ रहा, तब जाएगा तू स्टेप नंबर 3 पे। ठीक है, और स्टेप नंबर 3 पे तेरे को मंत्र पता होना चाहिए, सेंट्रल एटम छोटा, साइड एटम बड़ा तो बॉन्ड एंगल बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर एक अगला एग्जांपल करते हैं, अगला एग्जांपल करते हैं। ठीक है, अगर तू इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेगा ना तो ये आएगा तेरा sp2, ये भी आएगा sp2 और ये भी आएगा तेरा sp2। ठीक है, लोन पेयर अगर तू निकालेगा तो लोन पेयर आएंगे तेरे जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो। अब तेरा देख स्टेप नंबर 1 फेल हो गया, स्टेप नंबर 2 भी फेल हो गया, तो अब तू जाएगा स्टेप नंबर 3 पे। पर यहाँ पर तेरे को स्टेप नंबर 3 पे नहीं जाना भाई, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर कितने आ रहे हैं सर? जीरो आ रहे हैं। लोन पेयर कितने आ रहे हैं सर? जीरो आ रहे हैं। और लोन पेयर अगर जीरो आ रहे हैं तो भाई तू स्टेप नंबर 3 पे जाने के लायक नहीं है। स्टेप नंबर 3 तभी एप्लीकेबल होगा जब लोन पेयर होने चाहिए। लोन पेयर अगर जीरो होंगे तो स्टेप नंबर 3 एप्लीकेबल नहीं है भाई, वो मंत्र एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर तू बोल देना कि इन तीनों का बॉन्ड एंगल क्या है सर? सेम है। तो आज के बाद बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। बॉन्ड एंगल का जो भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी तरीका का क्वेश्चन आएगा, चाहे नीट का क्वेश्चन आए, जेईई मेंस का क्वेश्चन आएगा, आराम से बिल्कुल चंद सेकंडों में अपना लड़का उसको सॉल्व करके आ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं, देख एनसीईआरटी में तेरे को बस एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा था और मैंने तेरे को इतना अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से, एक अच्छे लेवल पे, जेईई मेंस लेवल तक ले गया तेरे को, और बिल्कुल आसानी से तू समझ भी गया। और आज के बाद जब क्वेश्चन आएगा तो उसको आराम से कर भी देगा। तो यहाँ पर तेरे को अब इसको रीडिंग करनी है, इसको तू रीड करेगा तो तेरे को ये बिल्कुल मक्खन जैसा समझ में आ जाएगा, इसको कोई दिक्कत तेरे को होने वाली नहीं है। और यहाँ पर कुछ समझा भी इन्होंने नहीं रखा। ठीक है, तो ये था आपका बॉन्ड एंगल का बॉन्ड पैरामीटर। तो हमने दो बॉन्ड पैरामीटर यहाँ पर कवर कर दिए। सबसे पहले अपन ने बॉन्ड ऑर्डर देखा, यस सर, फिर हमने देखा बॉन्ड एंगल, यस सर। अब हम जा रहे हैं तीसरे बॉन्ड पैरामीटर की तरफ, और अब हम देखने वाले हैं सर बॉन्ड लेंथ। अब हम देखने वाले हैं सर बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ध्यान से देख, यहाँ पर ये H2 का मॉलिक्यूल है, यस सर। H2 एक मॉलिक्यूल है क्या? यस सर, H2 एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया सर H2। ठीक है, अब ध्यान से देख, तो ये पहला जो H है उसका मैंने ये बना दिया, और ये दूसरा H है ये मैंने उसका बना दिया। इनका न्यूक्लियस बीच में होगा सर, ये H है, ये भी अपना H है। अब जो दो न्यूक्लियस है ना, दो न्यूक्लियस की जो बीच की दूरी है, जो दो न्यूक्लियस की बीच की दूरी है ना, इनके दोनों हाइड्रोजन एटम के जो न्यूक्लियस होंगे उनकी बीच की जो दूरी है ना, उसी को तूने बोल दिया सर बॉन्ड लेंथ। इसी को तूने बोल दिया बॉन्ड लेंथ। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। जैसे तेरा मॉलिक्यूल है ना, जैसे तेरा Cl2 मॉलिक्यूल है, तो ये तूने क्लोरीन बना दिया, ये तूने दूसरा क्लोरीन का एटम बना दिया। अब इनका तूने न्यूक्लियस तुझको पता है सेंटर में होता है, इसके बीच की जो दूरी होगी वही क्या होगा सर? बॉन्ड लेंथ होगा। वही क्या होगा? बॉन्ड लेंथ होगा। क्या इसमें बहुत भयंकर रॉकेट साइंस है क्या? नहीं सर, ये तो बिल्कुल छोटी बच्चों वाली बात है यार, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो बॉन्ड लेंथ समझ में आ गई बात। अब याद करो, हमने ना
जब आयोनिक रेडियस वाला चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नहीं सॉरी टॉपिक पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में, वहां पर हमको पता है कि जब हम कोवेलेंट रेडियस पढ़ रहे थे ना, तो कोवेलेंट रेडियस में मैंने आपको बताया था कि कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ अपॉन टू। बॉन्ड लेंथ को तो अगर आधा कर देगा ना, तो वो तेरा क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस होता है। कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं ये सर्कल बनाऊं, यहाँ पर तेरा सेंटर है, तो रेडियस तो यही होता है ना, यही तो रेडियस होता है। मतलब अगर ये वाला सर्कल है, तो ये वाला, ये इसका रेडियस होगा, और ये दोनों क्या है अपने, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल में क्या होता है अपना, कोवेलेंट बॉन्ड ही तो बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड ही तो बनता है। मतलब ये जो होगी रेडियस, ये कोवेलेंट रेडियस ही तो होगी। और ये तू ध्यान से देख, ये तेरे को लग नहीं रही कि बॉन्ड लेंथ का आधा है, बॉन्ड लेंथ का आधा है। तभी तो मैं बोलता था कि कोवेलेंट रेडियस इक्वल टू बॉन्ड लेंथ अपॉन टू, यानी बॉन्ड लेंथ को तो जिस दिन तूने आधा कर दिया, उस दिन तू कोवेलेंट रेडियस उसको बोल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात आपको समझ में आ गई होगी। ये सब मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये बात आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखा है कि बॉन्ड लेंथ इज मेजर्ड बाय डिफरेंट मेथड। बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के लिए अलग अलग मेथड है। यहाँ पर 3 मेथड तेरे को ध्यान रखने हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स। ठीक है, तो ये तेरे को नाम याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का ना तेरे को हर चीज पता होना चाहिए। नीट वाले किसी भी हद तक गिर सकते हैं भाई, एनसीईआरटी का कुछ भी पूछ सकते हैं। तो तेरे को ये नहीं बोलना कि भाई ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो कोचिंग में पढ़ाया नहीं जाता। जो जो एनसीईआरटी में दे रखा है भाई, वो तेरे को बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये तेरे को पता होना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ इज मेजर्ड बाय डिफरेंट मेथड। तीनों मेथड एनसीईआरटी में दे रखे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी यस सर, एक्सरे डिफ्रैक्शन यस सर, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये सब यहाँ पर दे रखा है, देख, स्पेक्ट्रोस्कोपिक, एक्सरे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक। ठीक है, ये तुम पढ़ लेना, मैंने आपको पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं अपन। अब देख, ये जो पूरा पैराग्राफ है, इसको आप रीडिंग कर लेना। ये बात मैंने आपको जो अभी तक पढ़ाई है ना ऊपर, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। ध्यान से देख, ये मान ले एक एटम है, ये मान ले एक एटम है, और दोनों एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो यहाँ पर इसका न्यूक्लियस यहाँ पर होगा सेंटर में, इसका न्यूक्लियस यहाँ पर सेंटर में होगा। दोनों को अगर दोनों के बीच की दूरी में निकालूं, तो वही तो मेरी क्या है सर, बॉन्ड लेंथ है। वही तो मेरी क्या बॉन्ड लेंथ है। तो मैं बॉन्ड लेंथ बोल दूं क्या, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया बॉन्ड लेंथ क्या होगी सर, आर ए प्लस आर बी होगी कि नहीं होगी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं अपन। अब जैसे मैं Cl2 की बात करूं, Cl2 की बात करूं, ठीक है, तो Cl2 भी अपना एक मॉलिक्यूल है क्या, यस सर। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने क्या किया, एक सेकेंड, जैसे ये Cl2 एक मॉलिक्यूल है, तो एक क्लोरीन एटम का मैंने ये खेल बना दिया, दूसरे क्लोरीन एटम का ये सीन बन गया। इनका दोनों का न्यूक्लियस सेंटर में होगा, यस सर। तो ये इसके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी अपनी, बॉन्ड लेंथ होगी। वो क्या होगी अपनी, बॉन्ड लेंथ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू आती है वो कितनी होती है सर, 198 पिकोमीटर होती है। कितनी होती है सर, 198 पिकोमीटर। पर ये जो सीन है ना, ये जो सीन है ना, ये है अपना कोवलेंट बॉन्ड लेंथ। कौन सी सर, कोवलेंट बॉन्ड लेंथ। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये कौन सी बॉन्ड लेंथ है सर, कोवलेंट बॉन्ड लेंथ है, कोवलेंट बॉन्ड लेंथ है। और याद करो, जब हम रेडियस वाला टॉपिक पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल में, वहां पर एक वैन डेर वाल भी तो आया था। तो वैन डेर वाल, अगर तुमको बॉन्ड लेंथ की बात करनी है, तो यहाँ पर तेरे को एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। यहाँ पर तेरे को एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख, जैसे एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल ये था, और तूने एक और अगर ले लिया, तो देख इसका न्यूक्लियस ये है और इसका न्यूक्लियस ये है। तो मैंने आपको बोला कि दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी बॉन्ड लेंथ कहलाती है। तो अब यहाँ पर ये जो दूरी है ना, दो अलग अलग मॉलिक्यूल में तूने ले लिए, क्लोरीन के एटम का यहाँ पर जो दूरी तू आप निकालेगा, तो इसको तू बोलेगा बॉन्ड लेंथ, इसको अभी भी बोलेगा। और ये कौन सी बॉन्ड लेंथ है सर, वैन डेर वाल बॉन्ड लेंथ। कौन सी सर, वैन डेर वाल बॉन्ड लेंथ। और इसका तू निकालेगा अगर, तो ये तेरा आएगा 360 पिकोमीटर। मतलब वैन डेर वाल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है क्या, तभी तो वैन डेर वाल रेडियस भी ज्यादा होती थी भाई। तभी तो वैन डेर वाल रेडियस भी ज्यादा होती थी, क्योंकि वैन डेर वाल बॉन्ड लेंथ क्या है सर, ज्यादा है। तो यहाँ पर तेरे को दिख जाएगा, ये तेरा कोवलेंट बॉन्ड लेंथ और ये है तेरा वैन डेर वाल बॉन्ड लेंथ। तो ये हो जाएगा तेरा वैन डेर वाल रेडियस, 360 को 2 से डिवाइड कर दे, और ये हो जाएगा तेरा कोवलेंट रेडियस, 198 को 2 से डिवाइड कर दे। तो ये वैल्यूज तेरे को याद नहीं रखनी, बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो वैन डेर वाल रेडियस होता है वो कोवलेंट रेडियस से ज्यादा होता है, या फिर मैं बोलूं कि जो वैन डेर वाल बॉन्ड लेंथ होती है वो कोवलेंट बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होती है। और ये क्या नई चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या, नहीं भाई, पीरियोडिक टेबल में मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से, सिंप्लीफाइड तरीके से ऑलरेडी ये बातें आपको बता रखी हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी।
अब हम आगे बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। अब जब बॉन्ड लेंथ का तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा नीट में, तो यहाँ पर तुमको एक कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन देंगे कि यहाँ पर दो तीन बंदे तुमको दे देंगे, तुमको पूछा जाएगा कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, किसका बॉन्ड लेंथ कम। तो तुमको इतना ध्यान रखना है, देख सिंगल बॉन्ड जो होता है ना, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होता है सर, सबसे ज्यादा होता है। फिर आता है अपना पार्शियल डबल बॉन्ड, फिर आता है अपना प्योर डबल बॉन्ड, फिर आता है अपना ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो जोर से बोल, वापस बोल सर, सिंगल बॉन्ड का सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ, फिर आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड। सर ये पार्शियल डबल बॉन्ड क्या हुआ, सर ये पार्शियल डबल बॉन्ड क्या हुआ, ये तो मैंने सुना ही नहीं भाई। केमिकल बॉन्डिंग हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज नहीं आता, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पार्शियल डबल बॉन्ड बहुत जगह आपको यूज में देखने को मिल जाएगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बिना हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे कि ये तुम्हारा क्या है, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मान ले क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरीन के पास यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ध्यान से देख, अगर तुमको ध्यान होगा, मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था, देख डबल बॉन्ड, फिर आया सिंगल बॉन्ड और फिर आ गया जो एलिमेंट उसकी खोपड़ी में लगा हुआ है लोन पेयर। तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर है किस में जा रहे हैं सर, रेजोनेंस में जा रहे हैं, मतलब यहाँ पूरा रेजोनेंस चल रहा है। तो यहाँ पर जो तुमको ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना सर, ये जो सिंगल बॉन्ड तुमको दिख रहा है भाई, ये सिंगल बॉन्ड दिख तो रहा है, पर ये है एक्चुअल में पार्शियल डबल बॉन्ड, क्योंकि ये रेजोनेंस में चल रहा है भाई, ये रेजोनेंस में चल रहा है, तो इसी को बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है भाई, क्लियर है। और पार्शियल डबल बॉन्ड जो होता है ना, उसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से क्या होती है सर, कम होती है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा जो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से क्या है सर, कम है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल करते हैं जो एनसीईआरटी में आपको दे रखे हैं। ये देख एनसीईआरटी की टेबल है, ये सब हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देख, कार्बन कार्बन दिख रहा है, यस सर, कार्बन कार्बन दिख रहा है, यस सर, कार्बन कार्बन दिख रहा है। ठीक है, तो भाई कॉमन सेंस लगा यार, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, यस सर, फिर डबल बॉन्ड की होगी, फिर ट्रिपल बॉन्ड की होगी। तो ये तो आपको समझ में आ गया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है सर, ये जो वैल्यूज आपको यहाँ पर दे रखी है इनको याद नहीं करना भाई, इनको याद नहीं करना। अब ऐसा मत करने लग जाना कि तुम सोचो कि भाई आपने बोला था एनसीईआरटी का सब कुछ पता होना चाहिए, कि तुमने यही वैल्यू याद कर दी, भाई इतना नहीं करना। ठीक है, तुमको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीक्वेंस में लगाओ, बढ़ते क्रम में लगाओ या घटते क्रम में लगाओ, तो यहाँ पर तुमको कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन देगा किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, किसकी बॉन्ड लेंथ कम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख, कार्बन और नाइट्रोजन है, यस सर, कार्बन और नाइट्रोजन है, यस सर, कार्बन और नाइट्रोजन है, यस सर। तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फिर होगा डबल बॉन्ड और सबसे कम होगी ट्रिपल बॉन्ड की। बिल्कुल आसान है, तो ये भी आपको समझ में आ गया, यस सर, ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगला देख, अब देख, कार्बन ऑक्सीजन दिख रहा है, यस सर, कार्बन ऑक्सीजन दिख रहा है, यस सर, सर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम, यस सर, बिल्कुल आसान है, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहे हैं, सर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दिख रहे हैं, सर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कम, यस सर, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत, कोई रॉकेट साइंस है इसमें क्या, नहीं सर, बस इतना पता होना चाहिए कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर होता है अपना पार्शियल डबल बॉन्ड, फिर आता है अपना डबल बॉन्ड और लास्ट में आता है अपना ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये टेबल जो है ये आपको समझ में आ गई होगी, ये मैंने आपको ऊपर करा दिया, कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब कभी कभी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर ना ये वाले क्वेश्चन दे दिए जाए, तो अगर ये दोनों कंपेयर में दे दिए जाए तो क्या करें भाई। अभी तक तो हम कंपेयर एक ऐसे कंपाउंड का या ऐसे मॉलिक्यूल का कर रहे हैं जिनमें दोनों एटम अपने क्या है सर, सेम है, दोनों एटम अपने क्या है सर, सेम है। ठीक है, पर अब अगर तुम्हारे पास कोई एक ऐसा एग्जांपल आ जाए जैसे CO और NO को कंपेयर करो, अब यहाँ पर देख दोनों जो एलिमेंट है ना, दोनों एटम्स हैं वो अलग अलग है, तो अब अपन क्या करें, अब अपन क्या करें, तो तुमको क्या करना है, ये चीज ध्यान रखनी है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है ना वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो बॉन्ड लेंथ होती है ना वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो भाई तू बॉन्ड लेंथ के लिए मत देखना, तू ओवरऑल देख ले, ओवरऑल रिलेशन देख ले, ये रिलेशन तेरे को पता होना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ एंड इज इनवर्सली रिलेटेड टू साइज। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ और साइज का कैसे रिलेशन आ रहा है, डायरेक्टली। ठीक है, बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब साइज ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देख, हाइड्रोजन वाला तो दोनों के बीच में क्या है,
कॉमन है, हाइड्रोजन वाला तो दोनों में कॉमन है एटम, तो यहाँ पर साइज किसका देखेंगे अपन, जो चेंज हो रहा है, तो कार्बन इधर है और इधर ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा साइज किसका होता है सर, ऑक्सीजन का होता है, क्योंकि हमको पता है, ऑक्सीजन का नहीं होता सॉरी, कार्बन का होता है, क्योंकि हमको पता है जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज अपना क्या होता है, कम होता है। तो लेफ्ट में कौन प्रेजेंट है सर, कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन तो राइट साइड आता है, ठीक है, तो कार्बन का साइज क्या होगा सर, ज्यादा होगा, और कार्बन का साइज अगर ज्यादा हो गया तो यहाँ पर जो CO बॉन्ड है ना, सॉरी CH बॉन्ड है, वो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी सर, ज्यादा हो गई। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई कि देख CH बॉन्ड इज मोर लॉन्गर देन OH बॉन्ड है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हमने साइज से देखा कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देख यहाँ पर CO है, यहाँ पर NO है, ठीक है, तो दोनों में ऑक्सीजन एटम तो कॉमन है, ठीक है, तो हम आंसर कहाँ से निकालेंगे, कार्बन से निकालेंगे। तो ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, जिसका ज्यादा साइज होगा। तो ज्यादा साइज किसका होता है सर, कार्बन का होता है, तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा किसकी हो जाएगी, C सिंगल बॉन्ड O की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और N सिंगल बॉन्ड O की बॉन्ड लेंथ कम रह जाएगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब वापस आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देख, हमको पता है सर आयोडीन जो होता है वो ग्रुप में सबसे नीचे होता है, और नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, तो कॉमन सेंस की बात है बॉन्ड लेंथ यहाँ पर इस सीक्वेंस को फॉलो करने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आया अपना अगला एग्जांपल। यहाँ पर जो अगला एग्जांपल है उसमें दे रखा है सर एक अपना H2, एक दे रखा है अपना O2 और एक दे रखा है अपना N2, ठीक है। अब ध्यान से देख, हमको पता है सर H2 में 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, O2 में 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा, यस सर, और नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। और हमको अभी पता है, आपने बता रखा है कि सर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, ट्रिपल बॉन्ड की होती है। तो ये जो सीक्वेंस है ये किसका आ जाएगा, अपना बॉन्ड लेंथ का आ जाएगा, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होनी चाहिए सर, H2 की होनी चाहिए। और यहाँ पर NCERT की टेबल देखो, H2 की बॉन्ड लेंथ कितनी दे रखी है सर, 74 पिकोमीटर दे रखी है, और N2 और O2 की देखो कितनी ज्यादा दे रखी है, ठीक है। बाकी जो हमारा एग्जाम्पल है जो हमने अभी किया था वहां पर तो हमको लग रहा है कि जो H2 है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा आ रही है। पर तुम एक बात ये भी तो देखो यार कि जो फर्स्ट पीरियड होता है ना उसमें तुम्हारे 2 एलिमेंट्स आते हैं, एल्काली मेटल्स के ऊपर तुम्हारा हाइड्रोजन आता है, तो उसका भाई साइज बहुत छोटा है, उसका भाई साइज बहुत छोटा है, ठीक है। और साइज अगर छोटा होगा तो यहाँ पर जो तुम्हारी बॉन्ड लेंथ होगी ना वो बहुत कम होने वाली है। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बहुत कम होती है, कितनी होती है सर, 74 पिकोमीटर होती है। सबसे कम किसकी होने वाली है सर, H2 की होने वाली है। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस आने वाला है वो क्या आएगा सर, सबसे ज्यादा O2 हो जाएगा, फिर आएगा अपना N2, और सबसे कम कौन होगा सर, अपना H2 होने वाला है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देख HF, HCl, HBr, HI, तो H तो सब में कॉमन है, तो हम यहाँ पर आंसर निकालेंगे हैलोजन से, ठीक है। तो हमको पता है कि नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, आयोडीन का होगा। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होने वाली है वो किसकी होगी सर, HI की होगी, फिर HBr की, फिर HCl की, और सबसे कम किसकी होगी, HF की होगी, ठीक है। बाकी ये जो कंपेयर करने का मैंने आपको सिखा रखा है, ये कोरिलेशन आपको पता होना चाहिए, ये मंत्र आपको पता होना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ, इज इनवर्सली रिलेटेड टू साइज, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब बॉन्ड के बीच में कितना स्ट्रेंथ है, मतलब बॉन्ड कितना ताकतवर है, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जैसे अपन बात करें यहाँ पर अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो देख कितना भयंकर बॉन्ड लगा हुआ है बीच में, ठीक है। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड थोड़ा कमजोर हो गया, और कार्बन के बीच में अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड और कमजोर हो गया। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी सर, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की होगी, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर हमको दिख भी रही है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली रिलेटेड होता है। तो बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की सबसे ज्यादा थी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सिंगल बॉन्ड की सबसे कम है, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमको पता लग गया, ठीक है। यहाँ पर आपको यह पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड इन डायटोमिक स्पीसीज, ऐसा डायटोमिक स्पीसीज बताओ जिसमें सिंगल बॉन्ड हो और वो सबसे स्ट्रॉन्ग हो। तो तुमको पता होना चाहिए HF पता होना चाहिए, HF पता होना चाहिए। HF तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड रखता है इन डायटोमिक स्पीसीज। और अगर ओवरऑल पूछे तुमसे कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है डायटोमिक स्पीसीज में, तो वो तुम्हारा है C ट्रिपल बॉन्ड O,
ठीक है, तो ये तुमको बातें ध्यान रखनी है, ये तुमको बातें ध्यान रखनी है, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होगी। तो अब अपना 3 बॉन्ड पैरामीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले हमने बिल्कुल अच्छी लेवल पे पढ़ लिया बॉन्ड ऑर्डर को, फिर हमने देखा बॉन्ड एंगल, सारे कंसेप्ट बॉन्ड एंगल के देखे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब हमने यहाँ पर ले लिए। फिर हमने बात करी किसकी, बॉन्ड लेंथ की। यहाँ पर भी एनसीईआरटी में जो टेबल दे रखी है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पीएचडी वहां पर अपन ने करी। देख अपन पीएचडी कर रहे हैं, मतलब पीएचडी करने का मतलब एक तो ये होता है कि अंट संट तुमने पढ़ लिया, जैसे कि तुमको कोचिंग में पढ़ा देते हैं, जो एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखा वो सब तुमको वहां पर पढ़ा देते हैं। पर यहाँ पर तुम्हें पीएचडी करनी है, पर जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसकी पीएचडी करनी है। एनसीईआरटी में जो जो शब्द दे रखा है, कुछ भी दे रखा है ना, तो वो तुझे पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन एनसीईआरटी की पीएचडी कर रहे हैं, एनसीईआरटी में जो दे रखा है उसको बिल्कुल इलेबोरेट करके बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम पढ़ रहे हैं। तो ये है अपने 3 बॉन्ड पैरामीटर्स कंप्लीट हो गए। फिर अगला जो बॉन्ड पैरामीटर आता है वो आता है अपना बॉन्ड इंथैल्पी। फिर उसके बाद अपन देखेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद एनसीईआरटी में दे रखा है डाइपोल मोमेंट। तो ये जो 3 है इनके बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा, क्योंकि ये लेक्चर काफी लंबा हो गया, तो इसको मैं यहीं पे रोक रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का जो ये लेक्चर था आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और आपको बहुत मजा आया होगा पूरे लेक्चर को अगर आप अंत तक देखे होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना प्यार दिखाओगे। और अगर कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई आपको दिक्कत हो किसी भी टॉपिक में या फिर किसी कंसेप्ट में कोई समझ आपको नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ले पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, पत्थर स्वस्थ कलम रहिए। कटार कि दूं मैं गवाह, सच मेरी वाणी में हुले की का, भरोसा रख खुद पे, सबर सफल कर दे, समझते हम कल के कदम तू रख जब